चलिए आप सभी लोगों को नमस्ते, गुड इवनिंग। और हम लोग शुरुआत करेंगे जैसा कि हम आपको बताए थे कि 10 बजे हम लाइव आएंगे और 40 क्वेश्चन साइंस के पूरे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपको हर तरीके से तैयार करना है और सभी जगह से अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है कुछ टफ क्वेश्चंस भी होंगे, तो घबराना नहीं है, प्यार से देखना है और आराम से मेरे भाई इस क्लासेस को आराम तरीके से आपको करना भी है। ठीक है, एक बार सभी लोगों को कहते हैं गुड इवनिंग। आप सभी लोग लाइव आ जाइए और जितने लोग लाइव देख रहे हैं आप सभी लोग मेरे भाई सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये आपका इंजेक्शन बैच है। जिनकी भी टीजीटी साइंस होंगे उनके लिए मेरे भाई 9-10th टीजीटी साइंस जिनका होगा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच हमने आपको दिया है। इंजेक्शन बैच है, इसमें कंप्लीट थ्योरी हम आपको कराएंगे, जिसमें आपको साइंस की थ्योरी होगी। और साइंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें चैप्टर वाइज कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम कराते जाएंगे, लेकिन मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे थ्योरी पर, क्योंकि थ्योरी जान होता है। क्योंकि आगे जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, तो उसमें थ्योरी का एक अहम रोल होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स अटेंड करने के लिए आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। जो इंक्वायरी नंबर दे रखा है इस पर आप बात करके ये आप इंजेक्शन बैच से आप जुड़ सकते हैं, अपनी थ्योरी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे सामने में है और इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे पहला मेरे भाई हमारे सामने में दे रखा है कॉलॉइडल सॉल्यूशंस की बात कहा गया है। अगर हम कॉलॉइडल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं, जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि दूध है और दूध में देखिएगा उसके फैट जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में तैरते रहते हैं, उसको हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है मेरे भाई कि उस कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर आप देखिएगा तो आयन के रूप में आपके क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उसको क्या करना है, तो अलग करने की जो विधि है उसी के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कॉलॉइडल विलयन का शुद्धिकरण करना है। यानी आपको प्यूरिफिकेशन करना है, आपको शुद्धि करना है, यानी कि आपको प्यूरिफिकेशन करना है। उसमें जो भी पार्टिकल वैसे होंगे उसको बाहर कर देना है, लेकिन हम लोग किस विधि द्वारा नहीं करते हैं ये पूछा गया है। मेरे भाई आपसे ये नहीं पूछा कि किस विधि द्वारा करते हैं, तो किस विधि द्वारा नहीं करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर हमारा ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन अगर हमारा होता है, कैसे सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, यदि हम यहां पर कॉलॉइडल सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसके प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, कौन सा टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, या प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सी विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, इसके प्यूरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण के लिए हम लोग जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो प्यूरिफिकेशन के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं वो विधि क्या है, तो कहेंगे डायलिसिस का होता है। वो विधि कौन सा होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर सीधा सीधा वो विधि हमारा डायलिसिस का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा विधि इसमें और कौन सा हो सकता है, तो दूसरा मेरे भाई इसमें हमारा विधि जो हो सकता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस भी हमारा हो सकता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी हो सकता है। तो एक तो मेरे भाई हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस की हम बात करते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस की हम बात करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां पर इलेक्ट्रोडायलिसिस भी हम इसको कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। तो इतनी सारी जो विधि आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी ऐसी विधि है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कॉलॉइडल सॉल्यूशन से जो कॉलाइड पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बाहर निकाल देते हैं। यानी कहने का मतलब होता है मेरे भाई कि अगर जब कभी भी हमारे सामने में कोई भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है तो इसमें आप देखिएगा कि कुछ उसके अंदर क्या होता है, कुछ पार्टिकल तैरते रहते हैं, उसी को अलग करने की एक विधि होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी सारी जो विधि है ये प्यूरिफिकेशन के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे भाई इसमें से हम कहेंगे डायलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस यहां पर इस्तेमाल नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। यानी इस क्वेश्चन के अगर हम लोग आंसर करने के लिए जाएंगे तो मेरे भाई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस हमारा नहीं होगा। तो क्या नहीं करते हैं, तो इस विधि द्वारा हम लोग नहीं करते हैं और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा। बाद में किसके द्वारा करते हैं, इसके द्वारा हम लोग करते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, जब इलेक्ट्रोडायलिसिस की हम बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं और वैसा सॉल्यूशन जिसमें
जिसमें हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, हम क्या करते हैं उसमें कैथोड और एनोड को डालते हैं, और जब करंट का फ्लो कराते हैं तो उस पर आयंस जो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो भी प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन के अंदर, उस एनोड और कैथोड पर जाकर के चिपक जाता है, और फिर हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशन का शुद्धिकरण हो गया। तो मेरे भाई इलेक्ट्रिकल, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रो डायलिसिस के नाम से जानते हैं। डायलिसिस का मतलब ये होता है मेरे भाई शुद्धिकरण, या शुद्धिकरण की विधि है कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हम उसके शुद्धि करते हैं इस विधि द्वारा। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, उसके जो आयंस होते हैं उसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो ये तीनों विधि हमारा ऐसा विधि है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहां पर प्यूरिफिकेशन के लिए, इस बात को याद रखना। तो प्यूरिफिकेशन के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हो हमारा क्या होगा, 3 विधि है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके काम का है। आगे चलते हैं, अगला कहता है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सरीसृप के बारे में अध्ययन करते हैं। मेरे भाई एक एक बच्चे को पता होगा कि सरीसृप का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं। तो सरीसृप के अध्ययन को हम लोग हर्पेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सरीसृप कहने का मतलब होता है जितने भी सरीसृप, जितने भी रेंगने वाले प्राणी होते हैं वो सभी सरीसृप में आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम सरीसृप की अगर बात करते हैं तो रेंगने वाले जो प्राणी होते हैं उसको क्या कहते हैं, जो रेंगने वाले प्राणी है, रेंगने वाले प्राणी की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो रेंगने वाले जो प्राणी होते हैं उसी को हम सरीसृप कहते हैं। ये आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना पड़ेगा, और इसी के अध्ययन को हम हर्पेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर मेरे भाई हम ऑर्निथोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ये हमारा पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। पक्षी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चाहे वो कोई भी पक्षी क्या ना हो मेरे भाई, तो ये पक्षी के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, पक्षी के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एक टर्म मेरे भाई इक्थियोलॉजी का दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछता है, और ज्यादातर मेरे भाई इक्थियोलॉजी पूछता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इक्थियोलॉजी हमारा क्या है, क्योंकि इक्थियोलॉजी में क्या होता है, मछली के अध्ययन को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। इसमें क्या कहेंगे, तो मछली के अध्ययन को हम लोग इक्थियोलॉजी कहते हैं। तो मछली के जो अध्ययन होते हैं इसी को हम लोग इक्थियोलॉजी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। वैसे मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर्स अगर हम लोग करेंगे तो सरीसृप के जो अध्ययन होंगे उसके लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरे क्वेश्चन का नाम आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी है। हाँ। वही तो खिंचाता है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इक्थियोलॉजी हमारा फिश के अध्ययन को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बीपीएससी बहुत बार पूछती है, इसलिए मैं इसको टिक आउट कर देता हूं मेरे भाई। बीपीएससी ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा से मेरे भाई इंतजार करती है, और बीपीएससी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान में रखना। यानी कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है, ये क्वेश्चंस पूछना है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है आपको मेरे भाई ये पूछ रहा है। यहां पर केसर की बात करते हैं, तो याद रखना केसर को इंग्लिश में हम लोग सैफरॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सैफरॉन कहते हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखना कि जिस पौधे के किस भाग से होता है, तो कहेंगे ये हमारा वर्तिका और वर्तिकाग्र से होता है। स्टिग्मा और स्टाइल की हम बात करते हैं उससे होता है। अगर मेरे भाई यहां पर पुष्प की आप अगर बात करते हो तो पुष्प यानी कि हम फूल की बात करेंगे। अगर इस पुष्प और फूल में अगर देखना चाहेंगे तो आपको वर्तिका और वर्तिकाग्र दिख जाएगा। तो मेरे भाई ये जो पार्ट हमारा कुछ इस तरीके का होता है, और इसी में देखते हैं कि ये हमारा ट्यूब लाइक संरचना होती है, और इसी को हम कहते हैं स्टाइल, जिसको वर्तिका कहा जाता है। और इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसको अंडाशय कहते हैं, जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं। और इसी के अंदर हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो इसी के अंदर हमारा ओव्यूल होता है, जिसको हम कहते हैं कि बीज का निर्माण हमारा बीजांड करता है। तो मेरे भाई इस बात को समझिए, ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर वर्तिकाग्र होता है। इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर वर्तिकाग्र कहते हैं, इसको हमारा स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो ट्यूब लाइक संरचना होती है, इस ट्यूब लाइक संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहां पर वर्तिका के नाम से जानते हैं, जिसको हम स्टाइल कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है मेरे भाई, ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। इसके
अंदर मेरे भाई ये जो हमारा होगा इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर बीजांड कहते हैं, ध्यान रखना है। और जो बीजांड होता है ये बीज का निर्माण करता है, याद रखना। ये किसका निर्माण करेगा, तो ये बीज का निर्माण करता है। और जो अंडाशय जो ओवरी होता है फूल के अंदर, ये करता है मेरे भाई यहां पर फल का निर्माण करता है, याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है और आपको ध्यान रखना है। अभी तक हम उसकी बात किए हैं जो इसके फूल के फीमेल पार्ट्स हैं। ये सभी के सभी क्या है, तो फूल के फीमेल पार्ट्स हैं। याद रखना फूल का 3 गो फीमेल पार्ट होता है, एक तो वर्तिकाग्र होगा, दूसरा वर्तिका होगा, और तीसरा हमारा यहां पर ओवरी होता है, इसको अंडाशय कहते हैं। और इसी के अंदर यहां पर बीज का निर्माण होता है। कोई भी पॉलन ग्रेन्स हमारा आता है और फिर वो हमारा क्या करता है, बीज का निर्माण करता है। तो मेरे भाई अगर वर्तिका और वर्तिकाग्र को देखना चाहते तो ये हमारे फीमेल पार्ट होते हैं, ये सभी फीमेल पार्ट ही है। लेकिन ये वर्तिका और वर्तिकाग्र से ही हमारा क्या बनता है, तो कहेंगे यहां पर केसर बनता है, इस बात को आप ध्यान रखना है। तो मेरे भाई ये कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए मैं यहां पर डार्क कर देता हूं। आपको किसी भी सूरत में नींद में भी अगर रहेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखना चाहिए कि पौधे किस पौधे की किस भाग से केसर प्राप्त करते हैं, वर्तिका और वर्तिकाग्र, और ये फीमेल पार्ट होता है, ध्यान रखना। दूसरी बात, जो वर्तिकाग्र होता है इसको स्टिग्मा कहते हैं इंग्लिश में, ये चिपचिपा होता है। ये कैसा होता है, तो मेरे भाई जो वर्तिकाग्र होता है ना, ये कैसा होता है, इसका स्वरूप कैसा होता है, जो वर्तिकाग्र होता है ये चिपचिपा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसा होता है मेरे भाई, तो कहेंगे ये चिपचिपा होता है, फूल का ये पार्ट चिपचिपा होता है। ये बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना चाहिए। अभी तक मेरे भाई जिसकी हम बात कर रहे थे वो सभी के सभी क्या है, तो ये सभी के सभी यहां पर फीमेल पार्ट की हम बात कर रहे थे। लेकिन इसमें मेल पार्ट भी होता है, तो मेल पार्ट को हम अलग कलर से दिखा देते, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसी से जुड़ा हुआ हमारा मेल पार्ट होता है। और ये डंटा जो देख रहे हैं इस तरह से, ये मेल पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और ये जो आपको गोल जैसा ऐसा कप जैसा आपको दिख रहा है, इसको हम लोग परागकोश कहते हैं। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, इसको परागकोश कहते हैं। और इसी परागकोश के अंदर छोटे छोटे जो कण होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो परागकण के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे जो कण होंगे उसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर परागकण के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई आराम से आसान तरीके से इस बात को आप समझिए। ये मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट दुइये को होता है, तंतु और परागकोश, इसको एंथर कहते हैं। और ये फीमेल पार्ट हमारे 3 होते हैं, तीनों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन से स्केल का इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहूंगा मेरे भाई कि आप सभी लोग आंसर करके बताएंगे। नमस्कार गुरुजी, मेरा ग्रेजुएशन में 49%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 53%, सब कुछ एक के बार लिख देगा। बिहार परीक्षा स्टेटी पेपर 1 क्वालिफाई किया हूं और बिहार 4.0 में बैठ पाऊंगा कि नहीं। आप बिल्कुल बैठ पाएंगे मेरे भाई। अगर आपने स्टेट क्वालिफाई किया है तो आप बिल्कुल बैठ पाएंगे, आपके परसेंटेज वगैरह सब ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर्स करके बता दीजिए मेरे भाई। हमको लगता है कि जो लोग मेरे से लगातार पढ़ते होंगे इनके लिए ये क्वेश्चन आसान है, और पीएच स्केल बहुत लोगों का आंसर एकदम राइट आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हमारा आरएच स्केल नहीं होगा, एमएच स्केल नहीं होगा, हमारा क्या होगा, कहेंगे पीएच स्केल होता है। सबसे पहला चीज है मेरे भाई, जो पीएच स्केल की हम बात करते हैं, ये वो स्केल है जो कि अम्ल और क्षार में डिफरेंस को बताता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम यहां पर बात करते हैं किसका, अगर हम यहां पर बात करते हैं पीएच स्केल का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर हम पीएच स्केल की बात करते हैं तो ये पीएच स्केल क्या करता है, इसी स्केल के ऊपर अम्ल और क्षार को हम लोग समझते हैं। और इस पीएच स्केल का हमारा एक रेंज होता है, और वह रेंज हमारा क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, ये रेंज हमारा कहां से कहां होता है, तो 0 से लेकर के हमारा कितना तक होता है, कहेंगे 0 से लेकर के हमारा 14 तक का रेंज हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन पीएच स्केल हमारा करता क्या है, तो मेरे भाई ये अम्ल और क्षार को अलग करता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये क्या करता है, तो कहेंगे अम्ल और क्षार को ये अलग करता है, इस बात को ध्यान रखना है। अम्ल और क्षार को हम लोग क्या करते हैं, इसी स्केल पर दिखाते हैं, अम्ल और क्षार को अलग करने का ये काम करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये अम्ल और क्षार को हमारा अलग करता है, जैसे स्केल पर हम लोग उसको देखते हैं, उसके रीडिंग इस हिसाब से हम लोग लेते हैं। लेकिन इस पीएच स्केल का जो खोज किया है वो किसने किया है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसका खोज जो किया है वो सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। किसने किया, तो कहेंगे यहां पर सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरी बात मेरे भाई, अगर पीएच स्केल को देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा हमारा होता है, एक स्केल की तरह होगा, बीच में हमारा 7 होता है। अगर पीएच मान अगर किसी का 7 है तो उसको हम उदासीन की अवस्था कहते हैं, ये कहीं ना कहीं
उदासीन परिस्थिति में ये चीज होता है। और अगर आप इधर देखिएगा तो 7 से इधर अगर हम आते हैं, कहां से मेजरमेंट करेंगे मेरे भाई, तो 7 से करते हैं। 7 से इधर आएंगे तो कहेंगे हम जीरो की तरफ आएंगे और हम कहेंगे यहां पर पीएच मान जीरो होता है। और जब हम लोग इधर की तरफ जाते हैं मेरे भाई, जब इधर की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम जो हमारा होगा वो कितना होगा, तो कहेंगे 14 होता है, यानी कि 0 से लेकर के 14 तक होता है। अगर किसी का पीएच मान मेरे भाई हमारा 7 से 0 की तरफ अगर आ रहा है तो आप याद रखना कि ऐसे केस में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। और अगर इधर से इधर आएंगे तो H प्लस का बढ़ेगा, इसका मतलब इधर हमारा OH माइनस का घटता है। लेकिन जब हम लोग इधर जाएंगे तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि OH माइनस का कंसंट्रेशन हमारा यहां पर बढ़ता है। इधर जाने पर OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो हम कहेंगे ये इधर हमारा घटेगा। जब इधर हम जाएंगे तो ये अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब उसका मान हमारा इधर घटेगा। और मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना है कि H प्लस आयन जो हमारे होते हैं ये अम्लीयता को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को ध्यान रखना है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अम्लीयता। जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा और पीएच मान उतना ही हमारा कम होता चला जाता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे भाई OH माइनस का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कहेंगे ये क्षारीयता को रिप्रेजेंट करता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जितना ज्यादा OH माइनस होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्षारीय होता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर ये ज्यादा होगा तो ये हमारा ज्यादा होगा, और हम कहते हैं तब हमारा पीएच मान 7 से क्या होता है, कहेंगे ज्यादा होता है। आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें अगर गौर से देखिएगा तो आपको एक चीज लिखा हुआ दिख जाएगा और आप क्वेश्चन के आंसर्स को आसानी से कर लीजिएगा। किसी भी सॉल्यूशन में बोला गया है जो उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है उस पर फोकस कर रहा है। मेरे भाई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहने का मतलब होता है ये जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है इसकी हम बात कर रहे हैं, H प्लस के कंसंट्रेशन की बात कही जाती है। इसको हम कहां पर दिखा रहे हैं, तो हम लोग एक पीएच स्केल पर दिखा रहे हैं। जब हम इधर जाएंगे तो ये हमारा H प्लस आयन बढ़ता है, और जो H प्लस आयन है ये कहीं ना कहीं हमारा अम्ल को रिप्रेजेंट करता है। अम्ल कहने का मतलब मेरे भाई हम एसिड की बात करते हैं, याद रखना है आपको। तो छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन जानना सब कुछ है, और सभी तरीके से आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आने चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे भाई सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। जितना बात मैंने बताया है आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे, और इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को पीट करके पतली चादर बनाते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई पीट करके पतली चादर अगर बनाते हैं तो आप वैसे पदार्थ को पीट करके पतली चादर बनाएंगे जो पदार्थ हमारा अधिक मैल्येबल होगा, जो पदार्थ अधिक हमारा अधातु वर्धनीय होता है। तो मेरे भाई सबसे अधिक मैल्येबल पदार्थ, सबसे अधिक अधातु वर्धनीय पदार्थ हमारा वह पदार्थ होता है जिसको पीट पीट करके चदरा, पतली चदरा बना दीजिएगा फिर भी नहीं टूटता है, वो हमारा सोना माना जाता है। मुझे लगता है मेरे भाई बहुत लोगों को यह बात पता होगा। तो अगर यहां पर बोला गया किसी तत्व को पीट पीट करके पतली चादर अगर बना दिया जाता है तो पतली चदरा, यानी कि चदरा जो आप देखते होंगे पतली चदरा बना दिया, कितना भी पीटिएगा फैलेगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो मेरे भाई पीट करके अगर पतली चादर बनाते हैं तो आप समझ लीजिएगा ये मैल्येबिलिटी गुण के कारण हमारा चदरा बनता है। ये किस गुण के कारण बढ़ता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, हम यहां पर बात करते हैं मैल्येबिलिटी गुण के कारण ऐसा होता है। ये हमारा मैल्येबिलिटी, जो मैल्येबिलिटी गुण होता है उसके कारण हमारा ऐसा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये मैल्येबिलिटी गुण के कारण हमारा ऐसा होता है, ये आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है। और ये मैल्येबिलिटी का गुण होता है, इसी को हिंदी में अधातु वर्धनीयता का गुण कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अधातु वर्धनीयता का गुण कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। और याद रखना है कि सबसे अधिक अधातु वर्धनीयता का गुण अगर किसी में होता है तो वह किस में होगा, तो आपको बताना है कि सबसे अधिक अगर होता है तो हमारे सोना में होता है, और सोना को AU से दिखाते इसका सिंबल होता है, और इसी को हम सोना कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जो हम लोग पहनते हैं उसकी बात करते हैं। और ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, हम सभी लोग ऐसा जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये हमारा क्या होगा, तो कहेंगे ये हमारा उपधातु नहीं है, ये अलवाय गलत लिखा हुआ, ये उपधातु को हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहां पर मेटलॉइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और उपधातु की संख्या 7 होती है, याद रखिएगा इसकी संख्या 7 होती है। कौन कौन होगा, तो कहेंगे जर्मेनियम हो गया, और अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की तो क्या हो गया, इसकी संख्या 7 होती है पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे। लेकिन मेरे भाई ये अधातु भी नहीं होगा, क्योंकि अधातु में जैसे ही आप हथौड़ा मारोगे तो अधातु चकनाचूर हो जाता है। लेकिन हम कहेंगे ये हमारा क्या होगा, कहेंगे सोना हमारा धातु के रूप में होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। गोल्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो सबसे अधिक मेल्येबल कौन होता है? तो सोना, याद रखिएगा, और वह एक हमारा धातु के कैटेगरी में आता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन से मुझे लगता है कि मेरे भाई आप सभी लोगों को आंसर करना चाहिए। ध्वनि तरंग की गति जो है, गति करती है, तो ध्वनि तरंग कैसे गति करती है ये आपको बताना है मेरे भाई। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एग्जाम में इस क्वेश्चन के अगर आंसर्स करने होंगे तो ध्वनि तरंग हमारा तरंग की दिशा के अनुदिश गति करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो मैं थोड़ा सा यहां चर्चा करता हूं। तो मेरे भाई अगर हम ध्वनि तरंग की अगर बात करते हैं तो ध्वनि तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जानते हैं, और आपको याद रखना है हम लोग जो कुछ भी बात बोलते हैं, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस के कारण हमारी आवाज आप तक पहुंचती है। तो मेरे भाई ध्वनि तरंग की गति किसके कारण होती है? तो ध्वनि तरंग जो हमारा एक जगह से दूसरे जगह गति करता है वो किसके कारण गति करती है? तो ध्वनि तरंग की जो गति होती है, याद रखना मेरे भाई, ये डिस्टरबेंस के कारण होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये किसके कारण होगा? तो कहेंगे यहां पर डिस्टरबेंस के कारण होता है, और डिस्टरबेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? तो कंपन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जितना ज्यादा डिस्टरबेंस होगा मॉलिक्यूल का, उतना ही ध्वनि हमारा ज्यादा प्रोपेगेट करता है स्पीड से। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई ध्वनि तरंग हमारा, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग की अगर हम बात करते हैं तो इसको गमन करने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हम जो कुछ भी चर्चा कर रहे हैं, हम ध्वनि तरंग के बारे में चर्चा यहां पर कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे, कि ध्वनि तरंग हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होता है, और ये तरंग कैसी चलती है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक्चुअली में मेरे भाई इसका फीलिंग यही है कि तरंग की दिशा हमारा ये है, ये जो मैंने सीधी रेखा खींचा ना, ये तरंग की दिशा होती है। और कण का जो कंपन होगा, चूंकि ये कण का डिस्टरबेंस जो हमारा होगा, डिस्टरबेंस किसमें? तो कण में होता है। और कण का जो कंपन होगा मेरे भाई, उस तरंग की दिशा में ही हमारा, उसी के अनुदिश हमारा आगे पीछे हमारा क्या करता है? तो गति करता है। तो ये जो लाल कलर का आप देख रहे होंगे, ये किसको दिखा रहा है? तो कहेंगे ये कण के कंपन को यहां पर दिखा रहा है। और कण का कंपन और तरंग की दिशा दोनों एक ही हमारा हो गया। तरंग आगे जा रहा है, कण का कंपन इसी की दिशा में ऐसे ऐसे कर रहा है। इसका मतलब इस कण के कंपन लाल वाला और तरंग की दिशा दोनों एक ही लाइन पर हमारा ऐसे ऐसे कर रहा है। इसका मतलब थीटा का मान हमारा 0 डिग्री होगा। जब थीटा का मान मेरे भाई 0 डिग्री होता है तो हम कहते हैं कि दोनों हमारा समानांतर, दोनों की हमारा पैरेलल हमारा ऐसा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए यहां पर ध्यान रखना, ध्वनि तरंग की जो गति होती है वो तरंग की दिशा की अनुदिश ही होती है। इस बात को ध्यान रखना, पैरेलल होता है, समानांतर होता है। और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन की अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है मेरे भाई कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि जो अनुदैर्ध्य तरंग हमारा होता है, ये कैसी तरंग होती है? याद रखना, इसको यांत्रिक तरंग कहते हैं। आपके एग्जाम में ना पूछे तो मेरे भाई कहना, ये यांत्रिक तरंग के बारे में आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। इसको हम लोग मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग यहां पर मैकेनिकल वेव कहते हैं। और जो यांत्रिक तरंग होता है इसको मैकेनिकल वेव कहते हैं मेरे भाई। इस बात को आप किसी भी सूरत में ध्यान रखेंगे, ये हमारा मैकेनिकल वेव होता है। और ये मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग को हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। एक एक पॉइंट मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक गति किस में होती है? तो स्टील में होता है। क्योंकि स्टील क्यों गति होता है? क्योंकि मेरे भाई स्टील हमारा लचीला होता है, हमारा इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी का गुण उसमें अधिक होता है, तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा, डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, इसलिए ध्वनि की गति सबसे अधिक हमारा उसी में होता है। आगे चलते हैं, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु, मेरे भाई इस क्वेश्चन को अगर पढ़िएगा ना तो आपको एक चीज पता चल जाता है कि ये किसी के डेफिनेशंस को बताता है। कहता है क्या है इसका डेफिनेशंस के रूप में ये है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु, दोनों कंडीशन बोल दिया, और कहता है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति में या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक पर उस पर कोई बाहरी बल हमारा कार्य ना करता हो। तो मेरे भाई अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करता हो। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहोगे मेरे भाई? ये न्यूटन का पहला नियम हमारा कहता है, और न्यूटन के पहले नियम से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उसी का ये फुल कंसेप्ट आपको यहां पर दिखाया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, एक क्वेश्चन यहां से बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन गति के प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। आपको यह भी बात एकदम किसी भी सूरत में याद रखना है। न्यूटन गति के प्रथम नियम को कैसा नियम कहते हैं? तो इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी भी सूरत में आपको याद रखना चाहिए। और मेरे भाई कोई अगर कहता है कि बता दीजिए मेरे भाई कि जड़त्व क्या होता है, ये जड़त्व जो आप कह रहे हैं ये जड़त्व क्या होता है मेरे भाई, तो आप कह देना कि जड़त्व का मतलब क्या है। तो कहेंगे जड़त्व का जो मतलब होता है उसको भी हम समझते हैं, और जड़त्व का जो मतलब होता है वो मेरे भाई झटका होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। जैसे आप देखते होंगे आप जा रहे हैं और गाड़ी में बैठे हुए अचानक गाड़ी में ब्रेक लगेगा तो आपको झटका लगेगा। आप मान लेते हैं गाड़ी रुकी
रुकी हुई है और अचानक गाड़ी चल देगी तो आपको झटका लगेगा। आप गाड़ी में तेज गति से जा रहे हैं और अचानक गाड़ी में ब्रेक लगेगा तो झटका लगेगा। आपको जो झटका लगता है ना मेरे भाई, वो गति का विरोध करने से झटका लगता है, या रुके हुए हैं विराम का विरोध करने से झटका लगता है। इसका मतलब वही झटका जड़त्व होता है, इसीलिए इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, वही डेफिनेशंस पर हमारा ये यहां पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है और ये कहता है कि उत्प्लावनता की अगर बात करते हैं, ये किस बात पर निर्भर करती है, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई आपको बताना है और बेहद खूबसूरत तरीके से आप इसके आंसर्स को कर सकते हैं, बशर्ते कि मेरे भाई इसके कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपके सामने में कभी भी उत्प्लावनता की अगर बात करता है, कभी भी मेरे भाई आपके सामने में अगर बॉयंसी की अगर बात करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि बॉयंसी को ही हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम यहां पर उत्प्लावन बल कहते हैं, इसी को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। बॉयंसी की बात करेंगे इसी को उत्प्लावन कहते हैं। लेकिन इस बॉयंसी का जो कंसेप्ट दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है, तो जो साइंटिस्ट है उस साइंटिस्ट के नाम आपको बताने हैं मेरे भाई। इसका कंसेप्ट जो दिया है वो आर्किमिडीज ने दिया है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, आर्किमिडीज ने एक कंसेप्ट बता के चला गया और उन्होंने बोला मेरे भाई कि जब किसी भी द्रव, या हम जो बोल रहे हैं उसको समझना गौर से, जब किसी भी द्रव या गैस में किसी ठोस वस्तु को डुबाते हैं, किसमें, जब किसी द्रव या गैस में किसी ठोस वस्तु को डुबाते हैं तो उसके भार में आभासी कमी महसूस होती है, और जो आभासी कमी महसूस होती है वह किसके कारण, तो उत्प्लावन बल के कारण होता है। इसीलिए मेरे भाई इस बात को समझना, यह आर्किमिडीज का सिद्धांत था जो मैंने अभी आपको बोला। लेकिन आपको ध्यान रखना, ये जो हमारा बॉयंसी फोर्स हमारा होता है ये केवल और केवल द्रव और गैस में देखने को मिलता है, ये ठोस वस्तु में नहीं होता है। याद रखना, केवल कहां पर होता है, तो केवल द्रव या गैस में देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। केवल द्रव और गैस में होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और द्रव और गैस के द्वारा जो लगाया गया बल होता है उसी को हम बॉयंसी कहते हैं। दूसरी बात मेरे भाई, चलो इतना तो तुमको समझ में आ गया होगा कि उत्प्लावन बल की अगर जब कभी भी बात होगी ना तो ये ठोस में नहीं होता है, क्योंकि हम यहां पर बात कर चुके हैं केवल द्रव और गैस का, कहीं पर चर्चा नहीं किए ठोस का। ये बॉयंसी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है द्रव और गैस में। मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसा हमारा बॉयंसी होता है और कितना हमारा होता है, तब आंसर्स आपके निकल करके आएंगे। एक काम कीजिए, एक कंटेनर आप ले लीजिए और इस कंटेनर में क्या करिए, तो पूरा का पूरा मेरे भाई इस लेवल तक पानी इसमें भर दीजिए कि एक तिनका भी अगर इसके अंदर गिरेगा तो पानी बाहर आने लगेगा। यानी कि कुछ इस तरीके से मेरे भाई इसमें हमने क्या कर दिया, तो ऐसे द्रव पदार्थ को मैंने भर दिया जिसको हम पानी के रूप में देख रहे हैं, और यहां पर कंप्लीट रूप से इसमें पानी हमने क्या कर दिया मेरे भाई, तो इसमें हमने पानी को भर दिया है। और पानी का सिंबल ये होता है। अब ये पूरा का पूरा लबालब हमारा भरा हुआ है, यानी आप सीधा सीधा कह सकते हैं ये कंप्लीट रूप से हमारा पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो मेरे भाई किसी भी द्रव या किसी भी गैस में हम क्या करते हैं, किसी ठोस पदार्थ को डुबाते हैं। तो जैसे ही अब हम इसमें क्या करेंगे, किसी ठोस पदार्थ को डुबाएंगे तो मामला मेरे भाई क्या होगा उसको समझिएगा। अब हम क्या करते हैं, किसी ठोस पदार्थ को लेकर के आते हैं और किसी ठोस पदार्थ को इसके अंदर हम क्या करते हैं, डालते हैं। तो मेरे भाई जैसे ही इसके अंदर तुम ठोस पदार्थ को इंसर्ट करोगे, जैसे ही इसके अंदर तुम भेजोगे, होगा क्या, तो जैसे ही हम यहां पर इस ठोस पदार्थ को जैसे ही हम डालेंगे तो पता चलेगा मेरे भाई कि जितना ज्यादा, जितना ठोस पदार्थ इसके अंदर गया होगा उतना दूर का पानी बाहर निकल गया होगा। इतना दूर अगर ये पानी के अंदर घुसा है तो इतना दूर का मेरे भाई पानी वो क्या हो गया होगा, डिस्प्लेस हो गया, बाहर हो गया। यानी कहने का मतलब वो विस्थापित हो गया। तो मेरे भाई उसी को क्या कहते हैं, जो बाहर हो गया उसी को हम विस्थापित द्रव कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसी विस्थापित द्रव को क्या करते हैं, एक छोटे से कंटेनर में यहां पर जो निकल करके आया है वहां से उतने दूर से, इसको एक कंटेनर में, छोटे से कंटेनर में जमा कर लेते हैं और फिर इसका हम भार का वजन कर लेते हैं, इसका भार का मापन कर लेते हैं। तो मेरे भाई बॉयंसी हमारा क्या होगा, कहेंगे बॉयंसी फोर्स हमारा वह होगा जो विस्थापित द्रव का भार होगा जितना, उतना ही बॉयंसी फोर्स इस पर लगेगा। लेकिन बॉयंसी फोर्स किधर लगता है, तो मेरे भाई किसी द्रव के द्वारा, किसी गैस के द्वारा नीचे से ऊपर लगता है किसी वस्तु पर, और कहेंगे जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है उसका जो सेंटर होगा उसी सेंटर पर बॉयंसी फोर्स हमारा काम करता है। तो बॉयंसी फोर्स अगर काम करेगा तो नीचे से ऊपर काम करता है, नीचे से ऊपर बॉयंसी फोर्स काम करेगा, इसको हम बॉयंसी फोर्स कहते हैं। लेकिन मेरे भाई बॉयंसी फोर्स हमारा नीचे से ऊपर लगेगा, लेकिन कितना लगेगा, तो ये जितना पानी बाहर हुआ, जितना विस्थापित द्रव बाहर हुआ उसका जो भार होगा उसके बराबर होता है। इसीलिए इस बॉयंसी फोर्स को हम कहते हैं, ये कितने के बराबर होता है, तो मेरे भाई सीधा
हम कहेंगे ये विस्थापित द्रव का जो भार था उसी के बराबर हमारा ये हो जाएगा। यानी मेरे भाई इसका ये सिंपल सा डेफिनेशन है, कितना होगा तो हम कहेंगे इतना हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में हम डायरेक्ट आंसर्स कर सकते हैं। तो मेरे भाई जब किसी भी ठोस वस्तु को किसी द्रव में तुम डुबाते हो तो यही बुयांसी फोर्स उसको क्या करता है, ऊपर की ओर उठाता है, तो वो आपको भारी की वजह हल्का लगने लगता है। आप ऐसा फील किए होंगे। तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे उत्प्लावनता जो हमारा किस पर निर्भर करता है, बुयांसी फोर्स किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापित द्रव के भार पर निर्भर करता है। तो मेरे भाई विस्थापित द्रव के द्रव्यमान नहीं कहेंगे, यहां पर भार कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए आप इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा और आप इसको कोशिश कीजिए मेरे भाई द्रव्यमान ना कह करके इसको भार कहिए, तो ज्यादा मोर एप्रोप्रिएट आंसर हमारे लिए करेक्ट होगा। और जहां पर मेरे भाई मुझे लगेगा सुधारने की जरूरत है, हम जरूर सुधार देंगे और इसी तरीके से आपको आंसर्स करना है। तो विस्थापित द्रव का अब भार आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जिसके हिसाब से अगर इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर्स करने के लिए जाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर्स मेरे भाई यहां पर ऑप्शन सी जो होगा हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना मेरे भाई। गहराई वगैरह पर हमारा यह निर्भर नहीं करता है, पिंड के आकार पर निर्भर नहीं करता है, हम कहेंगे विस्थापित द्रव के भार पर निर्भर करता है। एक लाइन में मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखे होंगे और मुझे लगता है कि यह बात कहीं ना कहीं आपको बुझा गया होगा। बताइए बताइए चेला जी, बुझाया कि नहीं बुझाया? एक बार जल्दी से बता दीजिए बुझाया कि नहीं बुझा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं मैं सभी से कहना चाहता हूं मेरे भाई कि आप सभी लोग सेशन को लाइक भी कीजिए, सेशन को शेयर भी कीजिए, आगे देखते जाइए, एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, समझना गौर से, कि शरीर से हृदय की ओर बोल रहा है। मेरे भाई इस बात को, इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे शरीर से हृदय की ओर कह रहा है, हमारे शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो नलिकाएं हैं उसका नाम क्या है? तो रक्त ले जाने वाली जो नलिकाएं हैं, रक्तवाहिनी है, उसको हम क्या कहते हैं? इसी के बारे में बोला गया है मेरे भाई कि जो रक्त को ले जाएगी, लेकिन कहां से कहां ले जाएगी? तो शरीर से हृदय में ले जाएगी। मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो मेरे भाई एक बात बताइए कि शरीर से हृदय में रक्त लेकर के गिर जाती है तो हम लोग जानते हैं कि हमारा ये हार्ट होता है। एकदम सिंपल सा डायग्राम है और डायग्राम की वजह से तो आप पढ़ोगे तो मेरे भाई ज्यादातर याद रहेगा। इसके कंसेप्ट ही कुछ ऐसे होते हैं। इधर का जो हमारा साइड होता है ज्यादा मोटा होता है लेयर, इधर का साइड हमारा पतला होता है। ये बात आपको जानना है। क्यों मोटा? क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। और इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको हम लोग राइट ऑरिकल कहते हैं, इसको हम लोग राइट वेंट्रिकल कहते हैं। समझना गौर से। इसको हम फिर कहेंगे ये लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड होता है, इसको लेफ्ट ऑरिकल कह देते हैं, इसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ये दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। मेरे भाई होता क्या है कि जो ब्लड की बात करते हैं तो ये ब्लड हमारा क्या लेकर के आता है? तो कहेंगे CO2 लेकर के आता है। और जब CO2 लेकर के आता है तो डायरेक्ट हमारा दायां आलिंद में घुसता है, दायां आलिंद से दायां निलय में आता है। अभी तक जो ब्लड लेकर के आया है वो क्या लेकर के आया? तो CO2 लेकर के आया है। अब मेरे भाई ये दायां आलिंद से, समझना गौर से, ये CO2 ब्लड है और अगर किसी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है तो मेरे भाई इसी को अशुद्ध रक्त कहते हैं। इसी को हम कैसा रक्त कहते हैं? तो इसी को हम अशुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक ये अशुद्ध रक्त, जब तक हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है उसको अशुद्ध रक्त हम कहते हैं। और ये हमारे दायां आलिंद से दायां नीले में आया है। एक बात बताइए मेरे भाई कि शरीर से किधर लेके जा रहा है? तो शरीर से हृदय की ओर लेके जा रहा है ना। तो हमारे शरीर से हृदय की ओर लेके जा रहा है, तो यही ना हार्ट हमारा है। और इसी हार्ट में लेकर के आया, तो शरीर से हृदय की ओर लेकर के आया है। तो मेरे भाई अशुद्ध रक्त को लेकर के आया है। और आपको ध्यान रखना है कि अशुद्ध रक्त का जो प्रवाह करता है वो कौन करता है? ध्यान रखना, अशुद्ध रक्त का प्रवाह मेरे भाई हम कहेंगे वेन्स करता है। हमारे शरीर में कौन करता है? तो कहेंगे वेन्स करता है, ध्यान रखेंगे। और शुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करता है? तो कहेंगे यहां पर हमारा धमनी करता है, जिसको आर्टरी कहते हैं। तो मेरे भाई ऐसे हमारे हार्ट में लेकर के आता है और फिर यहां से निकलने के बाद यह सीधा लंग्स में जाता है। हमारे हार्ट के इस चैम्बर में नहीं जाता है, ये सीधा हमारे लंग्स में जाता है। यहां पर लंग्स हमारा फेफड़ा होता है और अभी तक लंग्स में जब लेकर के आएगा तो अभी तक वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारे लंग्स से निकलेगा तो ये O2 लेकर के निकलेगा और सीधा हम कहेंगे अब हमारा ये चेंज हो जाता है, यहीं पर गैस एक्सचेंज करता है लंग्स में। और अब हमारा ये क्या होगा? O2 लेकर के यहां पर बायां आलिंद में आएगा, बायां आलिंद से बायां नीले में पहुंचेगा, अभी तक O2 लेकर के। अब फिर यहां पर सबसे ज्यादा ये शुद्ध रक्त कहलाता है। जब ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो शुद्ध, और ये लाल
वाला जो आपको दिख रहा है ये अशुद्ध रक्त को दिखाता है। अब मेरे भाई इसको क्या करेगा, जैसे ही ये पंप करेगा तो ये हमारे पूरे शरीर में जाकर के फैल जाता है इस तरीके से, लेकिन किसके माध्यम से, तो एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में O2 ब्लड हमारा फैल जाता है। तो मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है, यहां पर बोला है कि अशुद्ध रक्त जब हमारे किसमें आता है तो हम कहेंगे हमारे हार्ट में आने की बात कर रहा है। तो ये कौन प्रवाह करता है, तो अशुद्ध रक्त का प्रवाह हमारा वेन करता है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर्स करने होंगे तो हम लोग सीधा ही आंसर करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि हमारे हार्ट में जब भी ब्लड आता तो इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा से होता आता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर यहां पर बोला है कि और बोला है हृदय की ओर लेके कौन जाके जाता है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे मेरे भाई, तो हम वेन्स की बात करेंगे, क्योंकि वो अशुद्ध रक्त की बात कर रहा है और अशुद्ध रक्त हम कह सकते हैं यहां पर मेरे भाई किसी सीधा सीधा हमारा वेन हमारा करता है। और हम सीधा कहेंगे जब भी वेन्स की बात आएगी, हमारे शरीर में जितने भी वेन्स होते हैं सभी के सभी वेन्स किसका प्रवाह करता है, तो आपको याद रखना है ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह अगर हमारे वेन्स करते हैं तो बताइए मेरे भाई आर्टरी जिसको हम धमनी कहते हैं, आर्टरी की हम बात करते हैं, और जो आर्टरी हमारा धमनी होता है ये कहीं ना कहीं यहां पर शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। इस बात को आप मेरे भाई किसी भी सूरत में ध्यान में रखेंगे। तो ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं, और मैं आपको मेरे भाई कहता हूं कि बहुत ही आराम से बहुत प्यार से पढ़िए, जितने आराम से जितने प्यार से हम पढ़ाते हैं उतने आराम से पढ़िए, एक एक चीज दिमाग में छपते चला जाएगा। काम मेरे भाई इसी से होता है, बहुत ज्यादा हो करने से नहीं होता है, बस काम करना है, रिजल्ट लेना है, रिजल्ट मेकर बनिए, रैंकर्स बनने का कोशिश कीजिए। आप देखते हैं साइंस के टॉपर्स हमारे इंस्टीट्यूट से ही निकल करके आए हैं, और मैक्सिमम रिजल्ट भी हमारे साइंस से आप देखिएगा मिला है। बच्चों को जितना मैंने पढ़ाया है मैक्सिमम स्कोर करके आया है। मुझे इस बात से बहुत गर्व है मेरे भाई कि आपने तहे दिल से मेहनत किया है, इसीलिए आपके रिजल्ट निकल करके आए हैं। मैंने पढ़ाया, आपने मेरे भाई उस पर मेहनत किया है, इसलिए आज के डेट में इतने सारे रिजल्ट यहां से निकल करके आपको देखना है को मिल रहा होगा। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं जिनके रिजल्ट मेरे भाई 3-4 महीने के बाद फिर से आएंगे, क्योंकि 3-4 महीने के बाद फिर से एग्जाम होगी, मेरे भाई एकदम आप अपने हिसाब से सोचिए, इस बार रिजल्ट देना है, रैंकर्स बन करके आना है। अब मेरे भाई यहां पर व्हाइट लंग्स डिजीज की हम बात करते हैं, तो जो व्हाइट लंग्स डिजीज होता है मेरे भाई, ये जो बीमारी होता है ये किस उद्योग के मजदूर में अधिक देखने को मिलता है, तो मेरे भाई जो मजदूर कॉटन फैक्ट्री में काम करता है, जो मजदूर किस में काम करता है, तो कहेंगे यहां पर कॉटन इंडस्ट्री में जो काम करता है उसमें देखने को मिलता है। किसमें, तो कॉटन इंडस्ट्री में, या फिर मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि जो एस्बेस्टस वाला जो इंडस्ट्री होता है उसमें काम करता है। तो जो एस्बेस्टस का जो हमारा फैक्ट्री होता है उसकी हम बात करते हैं। ऐसे मजदूर में मेरे भाई व्हाइट लंग्स डिजीज होता है, जो कि हमारे लंग्स में कैंसर का कारण बन जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये कॉटन वाले फैक्ट्री में होता है, ध्यान रखेंगे। अगर कोई कोयला इंडस्ट्री की बात करता है मेरे भाई, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि हमारे इस कोयला में सिलिका होता है, हमारे कोयला के अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड्स होता है जिसको सिलिका कहते हैं, और सिलिका से क्या होता है, सिलिकोसिस डिजीज होता है। इससे क्या होगा, तो मेरे भाई ध्यान रखना है, इससे सिलिकोसिस डिजीज होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है और आपको ध्यान में भी रखना है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर एकदम सिंपल थे, आप आंसर्स कर सकते हैं। आगे मेरे भाई ये अखंड ज्योति बैच की जो क्लास है, एक इंजेक्शन बैच तो न्यू बैचेज है जो टीजीटी साइंस के लिए 6 to 8, 9, 10 के लिए भी अवेलेबल होगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। वो थ्योरी की नई बैचेज आपके लिए है। एक बैचेज मेरे भाई पहले से चलती हुई आ रही है, अखंड ज्योति बैच ये क्लासेस है, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की थ्योरी चल रही है। तो ये बैचेज अगर किसी को लगता है कि पहले का पार्ट कुछ पढ़ा हुआ हमको यूज करना है, तो आप अखंड ज्योति बैच से जुड़ जाइए। नहीं तो किसी को न्यू क्लासेस चाहिए थ्योरी के लिए, तो आप मेरे भाई मेरे एप्लीकेशन से, अपने प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से इंजेक्शन बैच से आप जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए हमारा अलग 6 सेशन चलता है जिसको हम नियुक्ति बैच कहते हैं। मेरे भाई वो तो एक एक बच्चे के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि वही चीज है जो सफलता के द्वार तक आपको बेहद खूबसूरत तरीके से आपको पहुंचाएगा। बहुत ही ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको क्लासेस उसमें देते हैं। उसमें मेरे भाई कोई जल्दीबाजी नहीं होता, बहुत ही प्यार से हम लोग काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा कहता है, कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, यह आपसे बोला गया है। तो मेरे भाई हमारा जो यहां पर किडनी है उसका कार्य कौन
कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए मेरे भाई, किडनी का काम है यूरिया का फिल्ट्रेशन करना, किडनी का काम है मेरे भाई ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई वो यूरिया को छानेगा, ये बिल्कुल उसका काम होता है। और आपसे पूछा कौन सा उसका काम नहीं है, तो मेरे भाई ये हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है, ये हमारे यूरिया को भी छानता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई ये क्या नहीं करता है, तो मेरे भाई हम कहेंगे ये नहीं करता है। ये कौन करता है, तो ये हमारे कौन करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को जो कंट्रोल करता है वो इंसुलिन हार्मोन करता है। तो मेरे भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की अगर हम बात करते हैं, बीजीएल ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी रक्त में शर्करा की मात्रा को अगर कोई कंट्रोल करता है, तो मेरे भाई बीजीएल को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, इसको कंट्रोल करने के लिए, बीजीएल को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए मेरे भाई इंसुलिन हार्मोन होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको कौन कंट्रोल करेगा, तो कहेंगे इसको हमारा इंसुलिन हार्मोन करता है। इस बात को ध्यान रखना। और इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो कहां से होता है, हमारे पैंक्रियाज से होता है। ये आपको किसी भी सूरत में याद रखना है। और पैंक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम यहां पर अग्न्याशय के नाम से जानते हैं। एक लाइन में मेरे भाई ये कहानी सिंपल है, एक लाइन में इस क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हैं। तो जो हमारे शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन होता है वो कहां से, पैंक्रियाज से होता है, अग्न्याशय से होता है। और उस इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो वही हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिसमें इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है उसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, कहते हैं उसको डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज होता है, क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ध्यान रखना। और अगर किसी में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो गई तो मेरे भाई फिर ब्लड में ग्लूकोज लेवल की मात्रा कम हो जाती है। तो इन दोनों की अगर कहानी आप देखिएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन दोनों में मेरे भाई उल्टा रिलेशन होता है। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिलेट करके आपसे पूछता है। तो मेरे भाई ये हमारा गुर्दा का काम नहीं है, ये हमारे किडनी का काम नहीं है। किडनी का काम मेरे भाई फिल्ट्रेशन वगैरह करना होता है, और किडनी से कुछ हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष में है, मेरे भाई स्पेस कहने का मतलब है जहां पर क्या है, तो वायुमंडल नहीं होता है। तो अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष में है यानी स्पेस में अगर होता है, तो हम लोग को सीधा समझना होता है कि स्पेस में ग्रेविटी जीरो होता है, क्योंकि स्पेस में वायुमंडल नहीं है। हम सीधा कहेंगे मेरे भाई, इस स्पेस की बात करते हैं तो हमारे स्पेस की जब कभी भी बात होगी तो एक लाइन में कहेंगे मेरे भाई यहां पर गुरुत्वाकर्षण का जो वैल्यू होता है, जी स्मॉल जी का मान जीरो होता है। और कोई भी वस्तु मेरे भाई तैरने की स्थिति में आ जाती है, एसएचएम करता है। कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में क्या करता है, तो वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है मेरे भाई कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण हमारे अनुपस्थित हो जाते हैं, वहां पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट हमारा खत्म हो जाता है। इसी के अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है। दैट इज द रीजन मेरे भाई। अगर हम यहां पर कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर हमारा जीरो हो जाएगा, तो मेरे भाई किसी भी अंतरिक्ष में किसी भी वस्तु के भार की अगर बात करेंगे तो भार बराबर mg होगा, और g का मान अगर जीरो हो गया तो मेरे भाई पूरा टर्म को जीरो कर देगा, और उस आदमी का भार जीरो हो गया। इसका मतलब है वो कैसा हो जाएगा, तो कहेंगे भारहीन हो जाएगा। और भारहीन होगा तो मेरे भाई वो क्या करेगा, तो अंतरिक्ष में वो मेरे भाई एसएचएम करता है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, एसएचएम करता है। दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, एक क्वेश्चन बीपीएससी जो है बहुत ही प्यार से पूछा है, और उस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन बीपीएससी बहुत ही प्यार से आज से पहले ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी। बीपीएससी का कहना यह था मेरे भाई कि अगर दो वस्तु को हम स्पेस में ले जाकर के छोड़ देते हैं, बताइए उस स्पेस में दोनों वस्तु के बीच में क्या होगा, दोनों वस्तु आपस में चिपक जाएगा, या दूर चला जाएगा, या उतने ही डिस्टेंस पर बना रहेगा। तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्पेस रहे कि कोई जगह रहे फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम बात करते हैं न्यूटन की कहानी, तो न्यूटन ने एक बात बोला था कि पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड से बाहर कुछ नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में मेरे भाई कहीं भी दो वस्तु को अगर रखेंगे तो दो वस्तु हमेशा अपने आप को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। उन दोनों वस्तु के बीच में भी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, ग्रेविटी का इफेक्ट वहां खत्म हो जाएगा, लेकिन उन दोनों वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई वो दोनों आकर्षित हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है। तो स्पेस में अगर मेरे भाई दो वस्तु को ले जाकर के छोड़ दिया जाए तो दोनों वस्तु क्या करेगा, आपस में जाकर के चिपक जाएगा, और कोई सिंगल वस्तु है तो वो एसएचएम करता रहेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई एकदम आपके बहुत ही आसान है। कहता जब लाल, हरा और नीला प्रकाश पुंज को किसी बिंदु पर पड़े, तो मेरे भाई यहां पर कह रहा कि जब लाल, हरा और नीला तीनों प्रकाश पुंज की हम बात करते हैं, कहता कि ये तीनों के तीनों जो हमारे प्रकाश हैं, तीनों के तीनों जो कलर है हमारे हैं, किसी एक बिंदु पर अगर हमारा पड़ता है, तो किसी एक बिंदु पर अगर पड़ेगा तो बताइए कि उसका मल्टीपल, उसका जो संयुक्त कलर होगा वो कैसा होगा। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलर का भी अपना एक थ्योरी होता है, रंग की भी अपनी पहचान होती है। तो मेरे भाई दो तरह के रंग आपको देखने को मिलेगा। एक को हम कहते हैं प्राथमिक रंग होता है, याद रख लीजिएगा, काम आपको कभी भी आएगा। और अगर हम प्राथमिक रंग की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या आएगा, तो मेरे भाई रेड, ब्लू, ग्रीन की बात करते हैं, आरबीजी की हम बात करते हैं, और ये प्राथमिक रंग होता है। दूसरा मेरे भाई कैसा रंग होता है, तो इसको हम लोग द्वितीयक रंग के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो द्वितीयक रंग हमारा होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा YMC होता है, जिसको येलो, मैजेंटा, सियान के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है मेरे भाई, इसमें कंसेप्ट ये कहता है कि तीनों अगर आप इसको मिला देते हैं, अगर हम R की बात करते हैं, B की बात करते हैं, G की बात करते हैं, तीनों प्राथमिक रंग को मिला दीजिएगा तो कैसा रंग मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है, आपको व्हाइट रंग प्राप्त होता है। या तीनों सेकेंडरी कलर को मिला दीजिए, यानी Y, M और C को मिला दीजिएगा, तो यहां भी हमको व्हाइट रंग प्राप्त होता है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, अगर इतना भी कंसेप्ट मुझे पता है तो आसानी से क्वेश्चन के आंसर्स हम कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आंसर्स हमारे निकल करके नहीं आएंगे। मेरे भाई सीधा सा बात है कि तीनों की बात कर रहा है, यहां पर किस किस कलर की बात कर रहा है, तो लाल का बात कर रहा है, फिर मेरे भाई ग्रीन की बात कर रहा है, फिर यहां पर ब्लू की बात कर रहा है, आरबीजी आप देख लीजिए। ये तीनों कलर को क्या कहता है कि एक बिंदु पर गिराना है, तो तीनों को जब एक बिंदु पर गिराना है तो उसके कलर कैसे होंगे, तो कॉम्बिनेशन के कलर जो होंगे व्हाइट हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा। सिर्फ इसी में नहीं होगा मेरे भाई, हम कहेंगे यहां पर तीनों व्हाइट में भी होगा, तीनों हमारा प्राइमरी में भी होगा, और तीनों सेकेंडरी में भी ये चीज पॉसिबल है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं और आगे मेरे भाई पढ़ते हैं, और इसी सब चीजों का थ्योरी हम लोग डिटेल में पढ़ाते हैं, ताकि मेरे भाई एक बार पढ़ा दो तो किसी भी सूरत में बच्चे के दिमाग से नहीं जाएगा। चलते हैं आगे, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, और याद रखिएगा जिसको भी थ्योरी के बैचेज लेना होगा तो इंजेक्शन बैच आपके लिए मेरे भाई 9th-10th के लिए होगा, टीजीटी साइंस के लिए कॉमन पेपर भी उसमें मिल जाएगा। और अगर किसी को लगता है कि नहीं पढ़ा हुआ हमको पहले का चाहिए तो अखंड ज्योति बैच ले लेना, साइंस के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे यूजफुल क्लासेस आपको दी जाएगी। और दूसरी बात है मेरे भाई, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपको हम एक और प्रोवाइड करते हैं, जो कि MCQ के रूप में हम करवाते हैं, और आपको वो नियुक्ति बैच के रूप में जाना जाता है। वो सभी के लिए फायदेमंद का काम करेगा, आपको हर एक जगह मेरे भाई किसी भी मोड़ पर साइंस अगर पढ़िएगा तो जरूर आपको काम आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सब प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आपको मिलना है मेरे भाई। यहां पर करा इनमें से क्या होगा यदि हम साधारण नमक, जिसको हम खाने वाला नमक कहते हैं, उसको नमक को किस में मिला देते हैं, तो नमक को हम पानी में मिला देते हैं। मेरे भाई क्या करते हैं, तो पानी में नमक मिला देते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, आप इस चीज को फील कीजिएगा, आप खाना बनाते हैं ना, तो जब खाना आप बनाते हैं तो उस समय क्या होता है, जब खाना बनाते हैं उस समय की हम बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी खाना पकाना होता है तो नमक मिला देते हैं। तो नमक मेरे भाई सब्जी में नहीं मिलाते हैं, नमक पानी में मिलाते हैं। नमक सब्जी में नहीं मिलाते हैं, नमक पानी में मिलाते हैं, इसलिए खाना जल्दी पकता है। क्या होता है, तो पहले हम कहते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री होता है, और जैसे ही हम नमक मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ करके 100 से ज्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं 100 से बढ़ करके 120 डिग्री हो गया। तो मेरे भाई पहले पानी बॉयल हो रहा था 100 डिग्री पर, अब पानी बॉयल कितने डिग्री पर होगा, तो 120 डिग्री पर होगा। इसका मतलब उसके पास कितना टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो 20 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा जमा हो गया। वही 20 डिग्री टेम्परेचर खाना को जल्दी पका देता है। तो बताओ, नमक मिलाने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी उसका क्वथनांक बिंदु मेरे भाई बढ़ जाता है। तो मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं, यदि साधारण नमक को अगर आप मिलाते हो, अगर पानी में अगर साधारण नमक को आप मिलाते हो, तो इससे उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक मेरे भाई बढ़ेगा। क्वथनांक घटेगा तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी को छांटो। यहां क्वथनांक और गलनांक दोनों बढ़ जाएगा। अब मेरे भाई जो क्वथनांक और गलनांक है ना, दोनों अपोजिट चीजें हैं, और गलनांक 0 डिग्री पर होता है, क्वथनांक 100 डिग्री पर होता है। तो मेरे भाई जब इसका मान बढ़ेगा, जब इसका मान बढ़ेगा तो गलनांक का मान घटेगा, या फ्रीजिंग पॉइंट का मान भी हमारा घटेगा। तो गलनांक हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मान हमारा घट जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट का मान घट जाता है। इस रिलेशंस को मेरे भाई ध्यान रखना, और बेहद खूबसूरत तरीके से मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और इसके बारे में भी डिटेल क्लासेस हम आपको देते ही हैं। साधारण नमक को जब हम पानी
पानी में मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इनके बारे में भी हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया जो पढ़ते हैं आपको एक क्लोर क्षार, चलो हम बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे भाई आपके एग्जाम के लिए है तो आप पता हो कि मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, चलो हिंदी में लिख देते हैं। इसको हम क्या कहेंगे तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना। एक रिएक्शन हमारा होता है जिसको कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, याद रखिएगा। और मेरे भाई इसीलिए मुझे याद आ गया क्योंकि रिएक्शंस कुछ ऐसा ही होता है। अगर क्लोर क्षार अभिक्रिया की बात करते हैं ये कहां देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना मेरे भाई कि ये इलेक्ट्रोलिसिस का जो कंसेप्ट होता है वहां पर देखने को मिलता है। और इसी इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करते हैं, इसका जो कंसेप्ट दिया गया वो कौन दिया है, तो याद रखना मेरे भाई फैराडे, माइकल फैराडे। पूरा नाम याद रखिए, एग्जाम में एकदम भर भर के पूछता है। मेरे भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर माइकल फैराडे की हम बात करते हैं। तो ये जो माइकल फैराडे साहब है, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट दिया है। ये इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, आयन से कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें किसके कारण होता है, तो कहेंगे यहां पर आयंस के कारण, ध्यान रखना है, ये आयन से कारण विद्युत धारा का प्रवाह करता है। ये बात आपको मेरे भाई आयन से कारण विद्युत धारा का प्रवाह करता, किसी भी सूरत में आपको याद रखना है तो रखना है। मेरे भाई जब हम क्लोर क्षार अभिक्रिया पर पहुंचते हैं तो थोड़ा सा इस रिएक्शंस को हम दिखा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में भर भर के एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैं यहां पर दिखा रहा हूं। मेरे भाई एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और जो क्लोर क्षार अभिक्रिया होता है इसमें क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, तो पानी में किसको मिलाते हैं, तो मेरे भाई यहां पर आप पानी में नमक मिलाते हैं, यानी NaCl को किस में मिलाते हैं, तो आप पानी में मिलाते हैं। जब NaCl को, नमक को पानी में आप ऐड करते हो तो यही हमारा क्या बन जाता है मेरे भाई, तो NaOH का निर्माण करता है। और साथ ही साथ यहां से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा और कुछ हमारा क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाता है। इस बात को ध्यान रखें। अगर बैलेंस करना होगा मेरे भाई, 2 क्लोरीन है तो कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई यहां कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। और यहां 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यहां पर 4 हाइड्रोजन, तो 2 से मल्टीप्लाई आपको यहां भी करना पड़, चलिए 2 से नहीं, यहां पर हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा। तो मेरे भाई इस रिएक्शंस को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। और एक मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोर क्षार अभिक्रिया से हम लोग NaOH का निर्माण करते हैं, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछता है। तो मेरे भाई क्लोर क्षार अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है, कहेंगे यहां पर NaOH का निर्माण होता है, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। ये आपके माइंड में छपना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शक्कर का घोल का तापमान बढ़ाते हैं। मेरे भाई जब भी शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाएंगे, शक्कर बोले या ग्लूकोज बोले, जब उसके तापमान को आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाती है, वो उसके अंदर और आसानी से घुल जाता है। तो यानी कि तापमान के बढ़ने से उसकी सॉल्युबिलिटी हमारा क्या होता है, कहेंगे बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे। मधुमक्खी मेरे भाई नर की बात करता है। मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना है कि अगर मधुमक्खी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बेहतरीन कंसेप्ट मेरे भाई यहां पर है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम मधुमक्खी की बात करते हैं। एक बात बताइए, जो मधुमक्खी होगा मेरे भाई, तो मधुमक्खी हमारा नर भी होगा और मधुमक्खी हमारा मादा भी होगा। तो मेरे भाई मधुमक्खी अगर नर होता है या मधुमक्खी अगर हमारा मादा होता है, तो इन दोनों केस में अगर नर भी होगा फिर भी इसको हम क्या कहते हैं, तो फिर भी इसको हम हैप्लॉइड ही कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसको फिर भी हम क्या कहेंगे, तो इसको फिर भी हम लोग यहां पर हैप्लॉइड ही कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और मादा की अगर हम बात करते हैं, इसको भी हम हैप्लॉइड ही कहते हैं। इसीलिए मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंगल नर या सिंगल मादा की बात करेगा, तो मेरे भाई याद रखना, नर और मादा अगर बोलेगा सिंगल सिंगल, तो कहेंगे उसको हैप्लॉइड कहते हैं। मेरे भाई हम लोग भी क्या हैप्लॉइड है, मेल फीमेल दोनों अलग अलग हैं, तो हैप्लॉइड होगा। इसका मतलब है कि आसानी से मेरे भाई नर बोला है या मादा बोलता, फिर भी हम यहां पर हैप्लॉइड ही करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब मेरे भाई डिप्लॉइड क्या होता है, तो ये भी आप जान लीजिए, चूंकि क्वेश्चन आपका पूछता है। जब नर और मादा का, मेरे भाई नर और मादा का, नर का स्पर्म और मादा का ओवम जब आपस में फर्टिलाइज करके जायगोट बनाता है, तो उसको डिप्लॉइड कहते हैं। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे स्पर्म और ओवम मिलकर के, ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं, तो स्पर्म की बात करते हैं और ओवम की बात करते हैं। तो मेरे भाई फीमेल से निकलता है एग, जिसको ओवम कहते हैं, और मेल से निकलता है स्पर्म, और स्पर्म और ओवम जब आपस में मिल जाता है, तो यही किसका निर्माण कहता है, कहेंगे यही यहां पर जायगोट का निर्माण करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जायगोट को हम लोग क्या कह देते हैं, इसको
हम लोग यहाँ पर युग्मनज के नाम से जानते हैं, याद रखना। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई? तो यहां पर हम कहेंगे युग्मनज कहते हैं। ये आपको किसी भी सूरत में पता होना चाहिए, ये जायगोट हमारा बन जाता है। तो मेरे भाई हम लोग यहां पर सीधा कहेंगे कि स्पर्म और ओवम जो जायगोट का निर्माण करता है, यही जायगोट हमारा क्या कहलाता है? कहीं यहां पर डिप्लॉइड कहलाता है। तो मैं यहां पर मार्किंग कर देता हूं। और इस जायगोट में मेरे भाई मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मेल गैमेट्स को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट्स को ओवम कहते हैं, और यही जायगोट्स हमारा क्या कहलाता है? तो इसी को हम यहां पर डिप्लॉइड कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? तो इसी को डिप्लॉइड कहते हैं। डिप्लॉइड मतलब दो गो का हमारा यहां पर कॉम्बिनेशन है। अगर ट्रिप्लॉइड की बात करते हैं मेरे भाई, तो जब हमारा भ्रूण अवस्था में आ जाता है, तो भ्रूण अवस्था जो हमारा होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो भ्रूण अवस्था को यहां पर ट्रिप्लॉइड के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बड़े काम का चीज है, आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरे भाई। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आप यहां पर कर पाए होंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको मेरे भाई बताया। मुझे लगता है कि आज के बाद मेरे भाई गलती तो एकदम नहीं करना चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है समझते हैं, और आसान तरीके से। ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे देखने में उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला पता रहेगा तो क्वेश्चन के आंसर्स आपकी केमिस्ट्री में आ जाएंगे। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है कि आपके आंसर्स नहीं आएंगे। तो मेरे भाई सबसे पहला चीज है कि सॉल्युबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे। सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको क्या कहते हैं? तो मेरे भाई सॉल्युबिलिटी का एक फॉर्मूला हमारा होता है, उस बात को आप ध्यान रखेंगे। किसका फॉर्मूला? तो सॉल्युबिलिटी, जिसको विलियता कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग विलियता कहते हैं। और सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट हमारा ऊपर में होता है। मेरे भाई मास ऑफ सॉल्यूट कहने का मतलब है जिसकी मात्रा, जैसे मान लेते हैं पानी में नमक मिलाते हैं, तो नमक की मात्रा कम है ना, तो उसको सॉल्यूट कहते हैं, विलय कहते हैं। पानी की मात्रा ज्यादा है ना, तो उसको सॉल्वेंट कहते हैं, उसको विलायक कहते हैं। और जब दोनों को मिला दीजिएगा, घुलने के बाद जो बनेगा उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, इसको एक विलियन कहते हैं। तो जो कम मात्रा में उसको सॉल्यूट कहेंगे, जो ज्यादा मात्रा में उसको सॉल्वेंट कहेंगे। तो मेरे भाई करते क्या है इसमें? तो मास ऑफ सॉल्यूट जो कम मात्रा में उसको ऊपर रखते हैं, और नीचे में हम लोग किसको रखते हैं मेरे भाई? तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट को रखते हैं, ध्यान रखना है। नीचे में किसको रखेंगे? जो ज्यादा मात्रा में होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट को किधर रखेंगे? तो यहां पर हम नीचे रखते हैं। और परसेंटेज में, चूंकि हमारा सॉल्युबिलिटी जब कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। तो मेरे भाई अगर मान लेते हैं कि पानी में नमक मिला रहे हैं, तो नमक की मात्रा कम है, तो उस नमक का जो मात्रा होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, और उसके द्रव्यमान को ऊपर, और पानी की जो मात्रा होगी उसको सॉल्वेंट कहेंगे, विलायक कहते हैं, उसको नीचे रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। ये सॉल्युबिलिटी का हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब क्या है मेरे भाई, इसमें एक टर्म और जान लीजिए कि अगर हमारा कोई भी विलियन बनता है, अगर हमारा कोई भी सॉल्यूशन बनता है, इस बात को मेरे भाई एकदम गौर से समझिएगा। अगर हमारा कोई सॉल्यूशन बनता है, इसमें क्या होता है? दो चीज होता है। इसमें जो कम मात्रा में होता है उसको विलय कहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो विलायक कहते हैं। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना है कि जो विलय होता है इसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको विलय को हम लोग यहां पर सॉल्यूट के नाम से जानते हैं। और विलायक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग यहां पर सॉल्वेंट कहते हैं। और जो हमारा ये है तो इसको हम यहां पर सॉल्यूशन कहते हैं। मेरे भाई एक बात बताइए, हमको मास ऑफ सॉल्वेंट अगर चाहिए होगा, हम यहां से अगर सॉल्वेंट को अगर कैलकुलेट करेंगे, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? ये सॉल्यूशन में से हम सॉल्यूट को घटा देंगे। क्या इसको हम ऐसा, इसको निकालना तो इसको इधर माइनस कर देंगे, तो सॉल्यूशन में से हम किसको घटा देंगे? तो कहेंगे यहां पर हम सॉल्यूट को घटा देंगे। इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूट घट जाएगा। यानी मेरे भाई विलायक में से हम विलय को घटा देंगे। तो मेरे भाई यहां पर एक फार्मूला ये बन गया। वैसे जेन्युइन फार्मूला हमारा यही होता है, लेकिन इसी फार्मूला से मैंने इसको डिजाइन किया है, क्योंकि यहां पर हमको जरूरत होगा मास ऑफ सॉल्वेंट का। तो एक बात बताइए मेरे भाई, क्वेश्चंस में आपको दे रखा है कि कितने ग्राम पोटेशियम क्लोराइड संतृप्त विलयन में पाए जाते हैं। यदि पोटेशियम क्लोराइड हमारा KCl को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये KCl है मेरे भाई। KCl की विलयता आपको 25% पर इतना दे रखा है, यानी आपको विलयता दे रखी है। और विलयता जो हमारा सॉल्युबिलिटी है पोटेशियम क्लोराइड का, वो विलयता कितना दे रखा है? तो मेरे भाई 35.8 दे रखा है, क्योंकि ये तो टेम्परेचर है, यानी इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। और ये वैल्यू कितना दे रखा है? तो चलो मैं यहां रख के बताता हूं, ये आपको 35.8 दे रखा है। अब मेरे भाई मास ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है, अगर हम उसकी अगर बात करें, तो मास ऑफ सॉल्यूट को अगर आप देखना चाहेंगे तो आप कहेंगे सर उस मास ऑफ सॉल्यूट की चर्चा इसमें नहीं किया है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन का चर्चा किया
दिया है। अगर आप देखिए तो इसमें आपको बोला गया है पोटेशियम क्लोराइड के इतने ग्राम विलियन की बात कर रहा है। इसका मतलब 200-250 ग्राम हमारा एक विलियन दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है। तो मेरे भाई जब हमारा वो एक सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें कहीं भी चर्चा नहीं किया कि हमारा सॉल्यूट कितना होगा, क्योंकि उसी के बारे में आपसे यहां जानना चाह रहा है कि कितना ग्राम हम उसमें मिलाएंगे, उस सॉल्यूशन में कितना ग्राम हमारा सॉल्यूट होगा। इसका मतलब है मेरे भाई हम उसको एक्स मान लेते हैं। और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना दे रखा है, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट अगर कैलकुलेट करना है तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, कहेंगे सॉल्यूशन दे रखा है 250 और सॉल्यूट को हमने एक्स माना है। तो मेरे भाई सॉल्वेंट की जगह पर हम क्या कहेंगे, तो सॉल्यूशन हमारा 250 होगा और सॉल्यूट को हमने एक्स माना है। तो हम यहां पर सीधा कहेंगे ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 250 माइनस एक्स हो जाएगा। परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक्स का मान कैलकुलेट कर लेना मेरे भाई 65.9 ग्राम निकल करके आएगा। यानी कि ये जो एक्स हमारा निकल करके आया है यही मेरे भाई मास ऑफ सॉल्यूट है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम मास ऑफ सॉल्यूट के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं, विलय का द्रव्यमान कहेंगे। यही हमारा विलय का द्रव्यमान होगा और इसी विलय के द्रव्यमान को जब हम मिलाते हैं मेरे भाई तो हमारे 250 ग्राम का एक विलियन निकल करके आ जाता है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला बेस्ड था, थोड़ा सा माथा का दर्द हुआ होगा, लेकिन फॉर्मूला अगर पता है तो क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई चलते। देखिए अगर आपको माँ पिताजी और अपना सपना सबको लगता है कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, मेरा एक ही मानना है कि अगर मेहनत करते हैं ना तो पूरा दिलो जान से मेहनत कीजिए। ज्यादा दिन की बात नहीं है, 3-4 महीने की बात है। हम 3-4 साल आपको पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम 3-4 महीना कहते हैं मेरे साथ मेहनत कीजिए। 3-4 महीना भी तुम नहीं दे सकता है, तुम जिसकी इतना तुम चाहत रखते हो, अपनी माँ की चाहत, अपनी चाहत रखते हो मेरे भाई, उसके लिए तो 3-4 महीना भी तुम नहीं दे सकते हो। तो 3-4 महीना तुम्हारी लाइफ जिंदगी बदल देगा, इतनी की जिंदगी उससे बदल जाएगी। शायद तुम इस चीज को सोच करके देखना। और मुझे लगता है कि मेरे भाई आराम से 7 घंटा सोइए और कंप्लीट रूप से पढ़ाई कीजिए। दुनिया में जितने भी चीज़ें सबको साइड कीजिए और सबसे बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करके आप रिजल्ट लीजिए। रिजल्ट कैसे नहीं होगा, बेहतरीन तरीके से रिजल्ट होगा। हम लोग आपके साथ है ना, तो मेरे भाई सब कुछ हो जाएगा, बस आपको काम करने की जरूरत है। आगे मेरे भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये बीपीएससी एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपका पूछता है, इसीलिए मेरे भाई किसी भी सूरत में इसको याद रखना है। अब देखो यहां पर कहता है कि कौन सा तीव्र गति से ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का अवशोषण करने की बात कर रहा है। किसका अवशोषण मेरे भाई, तो ऑक्सीजन का अवशोषण करने की बात करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि ऑक्सीजन का अवशोषण अगर करता है तीव्र गति से, किसका, तो मेरे भाई ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। चलो लिख ही देते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के अवशोषण की बात करते हैं, ऑक्सीजन का जो अवशोषण अगर तीव्र गति से अगर हमारा करता है तो वो कौन करता है, तो ऑक्सीजन का अवशोषण एक केमिकल हमारा करता है। उस केमिकल को कहते हैं पायरोगोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं उसको। तो मेरे भाई ऑक्सीजन का अवशोषण कौन करता है, तो याद रखना ऑक्सीजन का जो अवशोषण करता है वो कौन होता है, उसको हम लोग पायरोगोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ये पायरोगोलिक एसिड कहते हैं, इसको हम लोग पायरोगोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। या इसी का दूसरा जो नाम आप देख रहे होंगे जिसको हम लोग पायरोगोलोल के नाम से जानते हैं, याद रखना है। इसी को आप क्या कहते हो मेरे भाई, तो पायरोगोलोल के नाम से आप जानते हो, इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। मेरे भाई एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा है, इसीलिए आपको ध्यान रखना पायरोगोलिक एसिड की बात करता है। और पायरोगोलिक एसिड हमारा क्या है, ये क्या हमारा केमिकल कंपाउंड होता है, ये हमारा एक केमिकल है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है, कहेंगे ये हमारा एक केमिकल्स होता है, ये हमारा एक रसायन होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। कहां से, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट है और वहां से उस ऑक्सीजन को क्या करता है, अवशोषित करने का काम कौन करता है, पायरोगोलिक एसिड करता है। मेरे भाई ये कैसा होता है, तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है मेरे भाई। ये हमारा व्हाइट पाउडर के रूप में होता है, याद रखना मेरे भाई, व्हाइट पाउडर के रूप में हमारा ये मौजूद होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो व्हाइट क्रिस्टल के जैसा हमारा व्हाइट पाउडर के रूप में होता है, इसको बाहर रख दोगे तो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर, इस बात को ध्यान रखना। उसमें भी फास्ट रेट से करता है, तीव्र गति से करता है। तो मेरे भाई सीधा का सीधा इस क्वेश्चन के आंसर अगर करेंगे तो यही एक हमारा होगा जो कि कई बार एग्जाम में पूछा है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए
दिमाग में डाल लीजिएगा, क्वेश्चंस कई बार पूछता है, जिसको पायरोगोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। चलो एक बार मेरे भाई इसको और डार्क कर देते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। ये एग्जाम में पूछता है, ये कंपाउंड आपके एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, मजा आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बोला गया है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर हम प्रकाश के प्रकीर्णन की हम बात करते हैं तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग की पहचान आपको करनी है। तो जो मेरे भाई प्रकाश का प्रकीर्णन हमारा होता है वो कहां पर होता है, हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, समझना मेरी बात को मेरे गौर से जो मैं कह रहा हूं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, तो आप देखिएगा कि आप ऐसा समझिए मेरे भाई कि खतरे के निशान में लाल कलर की लाइट जला जाती है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा ना उसका प्रकीर्णन कम होता है, क्योंकि प्रकीर्णन का रिलेशन हमारे वेवलेंथ के साथ उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई अगर प्रकीर्णन अगर कहीं पर होता है तो खतरे के लाल रंग का जो संकेत हम यूज करते हैं, क्योंकि उस लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। दूसरी बात मेरे भाई, समय से पूर्व, देखो ये क्वेश्चन मेरे भाई गलती तुमसे करा सकता है। समय से पूर्व बोला है, कह रहा है कि समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की बात कर रहा है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि समय से पहले, और कहते हैं कि हमें समय के बाद कहता है कि सूर्यास्त अगर होता है तो मेरे भाई ये अपवर्तन की बात होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऐसा इसलिए हम लोगों को लगता है। तो इसमें जो कंसेप्ट काम करता है वो कौन करता है, इसमें हमारा प्रकाश का अपवर्तन काम करता है, इस बात को ध्यान रखना है। और कई बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, आंसर्स भी आपको प्यार से करना है। तो ये किस पर काम करता है, तो मेरे भाई ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा आपको लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे भाई जब प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, तो प्रकाश अपने रास्ता से सीधा नहीं जाकर के भटक जाता है, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा हट करके दिखाई देता है। इसलिए सूर्योदय आपको 2 मिनट पहले, सूर्यास्त 2 मिनट बाद आपको अगर दिखाई देता है, ये प्रकाश के अपवर्तन की कहानी है। लेकिन सूर्य का रंग लाल दिखता है तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन का कंसेप्ट होता है। तो मेरे भाई खतरे के संकेत का लाल होना प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, लेकिन ये हमारे प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो मेरे भाई ये तो हमारा चलो ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई, तारा जब कभी भी टिमटिमाने की बात करता है तो तारा कभी टिमटिमाता नहीं है। तो मेरे भाई तारा का अपना खुद का प्रकाश होता है, लेकिन हमारे और तारा के बीच में इतने ज्यादा वायुमंडल हैं, इतनी सारी वायुमंडल की परत है कि प्रकाश बहुत बार उसमें अपवर्तित हो जाती है, इसलिए अपने एक जगह से दूसरे जगह वो दिखाई देती है, ब्लिंकिंग करता हुआ नजर आता है, टिमटिमाता हुआ नजर आता है, जबकि तारा टिमटिमाता ही नहीं है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब है मेरे भाई, हम लोग बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन के भी आंसर अगर करने के लिए जाएंगे तो यहां भी हम क्या कहेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमारा यह भी चीज हो रहा है। दूसरी बात मेरे भाई ध्यान रखना है, सूर्य का लाल और आकाश का रंग अगर नीला दिखाई देता है तो मेरे भाई आकाश का रंग अगर नीला दिख रहा है, इसका मतलब नीला रंग का प्रकीर्णन हुआ है। और सूर्य का लाल रंग अगर दिख रहा है तो सूर्य में लाल रंग का प्रकीर्णन हुआ। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, आप कहेंगे ये प्रकीर्णन के कारण हमारा होगा। और दूसरी बात है मेरे भाई, जो टिंडल इफेक्ट होता है ये भी प्रकीर्णन के कारण ही हम लोग देख पाते हैं। तो टिंडल इफेक्ट की जब बात करते हैं मेरे भाई, तो आप देखिएगा जब सूर्य की प्रकाश किसी छोटे पार्टिकल पर पड़ती है तो टकराने के बाद इधर उधर बिखर जाती है, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जिसी को प्रकाश का प्रकीर्णन भी कहते हैं। तो ये टिंडल इफेक्ट आपको देखिएगा, आपको दिख जाएगा पानी वगैरह में, जिसमें डस्ट या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह होंगे, उस पर टकराएगा तो वो आपको दिख जाता है। दूसरी बात है मेरे भाई, ये टिंडल इफेक्ट भी प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन, ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, ये प्रकाश का प्रकीर्णन, ये प्रकाश का प्रकीर्णन। आप कहेंगे मेरे भाई हमारा 1, 3, 1, 4 और 5 प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। तो 1, 4 और 5 यानी कि 4, 5, 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मेरे भाई ध्यान रखना कि कोई भी वस्तु अगर अपने वास्तविक पोजीशन से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे अगर दिखाई देता है तो आप समझ लेना है, ऐसी परिस्थिति में हम सीधा कहेंगे वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस कई बार पूछता है, बन जाएगा। आगे चलते हैं उल्टा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाई ना, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यार से बनाने वाला क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए जाओगे ना तो उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त करना है। उल्टा है लेकिन बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। बताइए मेरे भाई, एक बात बताइए, अगर यहां पर दर्पण की बात कर रहा है तो कौन सा दर्पण होगा? मेरे भाई मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देना चाहता हूं कि अगर किसी भी दर्पण की अगर हम बात करते हैं ना, तो दर्पण में आपको ध्यान रखना मेरे भाई, एक उत्तल दर्पण हमारा होता है, समझना गौर से। और जब उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो ये हमेशा
ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, और जो काल्पनिक होगा हमेशा काल्पनिक तो हमेशा सीधा ही बनता है। ये हमेशा कैसा कहेंगे, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और याद रखना मेरे भाई, हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, ये कभी बड़ा नहीं बना सकता है। ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है, हमेशा कैसा कहेंगे, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये बात आपको किसी भी सूरत में याद रखना चाहिए। तो मेरे भाई एक बात बताइए, आपको क्वेश्चंस में यहां पहले ही यहां पर रगड़ के यहां पर बोल दिया है कि उल्टा और बड़ा बोला है, उल्टा और बड़ा बोला है। उल्टा और बड़ा अगर पहले ही बोल दिया है तो मेरे भाई उत्तल दर्पण तो होगा नहीं, क्योंकि उल्टा तो होगा नहीं, क्योंकि सीधा बनाता है, छोटा बनाता है। तो यहां उल्टा और बड़ा कह रहा है, इसका मतलब उत्तल तो नहीं होगा। जब उत्तल नहीं होगा मेरे भाई, तो उत्तल वाले को आप काट दीजिए ना, उस पर काहे दिमाग लगा रहे हैं। तो ऑप्शन ए तो किसी भी सूरत में नहीं होगा। अब हमारे पास बचता है मेरे भाई बी और सी की बात होती है। मेरे भाई एक कंसेप्ट और हम आपको बताएंगे, जब भी दर्पण के किसी भी दर्पण के अनंत पर वस्तु को रखते हैं ना, तो उसके प्रकाश का उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिंदु के समान बनता है। कैसा बनता है? फोकस पर बनता है और बिंदु के समान बनता है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मेरे भाई, अगर हम दर्पण में दूसरे दर्पण को लेकर के आते हैं तो दूसरा दर्पण हमारा कैसा होगा, कि यहां पर अवतल दर्पण की हम बात करते हैं। और अवतल दर्पण की कैसी कहानी होती, समझिएगा गौर से। ये अवतल दर्पण हमारा होता है, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा पोल होता है, ये हमारा मान लेते सेंटर है, इधर अनंत की बात करते हैं, सेंटर और पोल के बीच में मुख्य फोकस होता है। यदि वस्तु को मेरे भाई अगर हम यहां अनंत पर रखते हैं, यदि वस्तु को अगर हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहां पे बनेगा, सॉरी, प्रतिबिंब हमारा कहां, तो फोकस पर बनता है, बिंदु के समान बनता है। यदि वस्तु को यहां रखेंगे तो थोड़ा और प्रतिबिंब इधर आएगा। तो मेरे भाई यही, अगर वस्तु को यहां रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा यही बनता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मेरा थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनने लगेगा, थोड़ा और फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। देखो दोनों कंडीशंस आपको ध्यान रखना है, कंडीशंस को सिंपलीफाई पहले करते हैं। अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा, बिंदु के समान बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु के समान बनेगा। यहां बड़ा की बात कर रहा है, तो मेरे भाई अवतल दर्पण के अनंत पर अगर रखिएगा ना तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा और बिंदु के समान छोटा बनेगा। ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया, तब आप आंसर्स इसी को मारोगे। अब हमारी कंडीशन है कि अवतल दर्पण में सी और एफ के बीच में रखना है। यदि मैं वस्तु को मेरे भाई सी और एफ के बीच में रखते हैं, ये हमारा क्या, यहां सी है, यहां एफ है, इसके बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं, अगर मान लेते हैं वस्तु को यहां रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा यहां पर बनेगा और थोड़ा बड़ा बनता है, क्योंकि जितना नजदीक जाते हैं ना उतना ही दूर हमारा, जितना नजदीक जाएंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, वास्तविक इमेज बनेगा। और वास्तविक इमेज हमारा कैसा होता है? उल्टा होता है, तो उल्टा भी होगा। और हम यहां पर तक रखे थे तुम्हारा बराबर, जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब देता है। तो मेरे भाई उल्टा और बड़ा अगर होगा तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। यही सेटिस्फाइड कर रहा है कि सी और एफ के बीच में रखने पर हमारा ऐसा होगा। ये सेशन मेरे भाई कहां पर मिलेगा, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, जिसका डिस्कशन आप देख पा रहे हैं वहीं पर मिलेगा। और देखो इसको काफी डिटेल में, दर्पण लेंस वगैरह काफी डिटेल में, बहुत ही परिपक्व तरीके से आपकी क्लासेस थ्योरी बैच में वो कराते हैं। जिसका थ्योरी थोड़ा भी वीक होगा ना, कर लेना, क्योंकि काम का चीज है, काम आएगा और प्यार से तुम आंसर करोगे, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत अपर लेवल में रहेगा। चलो आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई दे रखा है कि कहता है कि एम की बात करते हैं, वी की बात करते हैं, यू की बात करते हैं। तो मेरे भाई एम क्या है, तो कहेंगे आवर्धन है, समझना गौर से। वी क्या है, तो मेरे भाई प्रतिबिंब की दूरी है, समझना गौर से। यू क्या है, तो मेरे भाई वस्तु की दूरी यहां पर है। तीनों चीज क्लियर हो गया होगा, आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी हमारा दे रखा है। तब कहता है इसमें संबंध क्या है, तो मेरे भाई आवर्धन का फॉर्मूला ये भी सही है, आवर्धन का फॉर्मूला ये भी सही होता है। और आवर्धन का फॉर्मूला मेरे भाई यहां पर कहेंगे, ये दोनों तो हमारा, ये तो हमारा होबे नहीं करता, ये तो हमारा होबे नहीं करता है। आवर्धन का फॉर्मूला को एक जगह सही कर लीजिएगा, यहां पर भी लिख लीजिए, यहां पर यू हो जाएगा। यहां पर हमारा प्रतिबिंब की दूरी और यहां पर हमारा वस्तु की दूरी होता है। ये भी हमारा ऐसा लिखिएगा तो ये भी सही हो जाएगा। सही कर लेना, सीखना है हम लोगों को, ये जानना है। तो मेरे भाई एक चौथा गलत होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी कभी ऊपर नहीं होता, इसलिए ऊपर में होगा तो प्रतिबिंब की दूरी होता है। तो ये तीन को सही है, तो हम कहेंगे 1 2 3 तीनों करेक्ट हो जाएगा। आंसर करेंगे हमारा सी, लेकिन याद रखना एम बराबर भी अपॉन में यू होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई एकदम आसान है। इस क्वेश्चन के आंसर्स तो हम चाहेंगे कि आप लोग करके बता दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग आंसर कर सकते हैं मेरे भाई, एक बार बता दीजिए, लिखते हैं कितने लोग आंसर्स कर पाते हैं। और मेरे भाई आप सभी लोग प्रैक्टिस के लिए नियुक्ति बैच में जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, उसमें डिटेल, काफी डिटेल में सब कुछ चलता है। एक एक कहानी क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यार से नियुक्ति बैच की क्लासेस आपको करना चाहिए, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए जानदार, शानदार, जबरदस्त रहेगा। क्लास करोगे तो 5 बार तुम फोन करोगे कि सर ये बेहतरीन क्लास है, इसी से मेरा तो बहुत कुछ हो जाना है।
थ्योरी की क्लासेस तो हम इसलिए करा रहे हैं तो कि मेरे भाई 2 4 5 10 नंबर का आप लफड़ा ना रहे, थ्योरी की क्लासेस से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप कर भी लोगे। आगे बात करते हैं, एक तत्व की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक तत्व कहता है मेरे भाई कि एक तत्व ए की बात करता है और कहता है कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला ACI बनाता है। अब कहता है मेरे भाई वह जल में भी विलय हमारा होता है, मतलब ऐसा तत्व की बात कर रहा है कि वो क्या करेगा तो ACl का निर्माण करेगा। लेकिन उस तत्व के बारे में आपको बताना है कि जो तत्व हमारे पानी में भी घुलनशील होता है। एक बात बताइए मेरे भाई, नमक की बात करते हैं जिसको आप NaCl कहते हैं, हम लोग जो नमक खाते हैं पानी में घुल जाता है, इसका मतलब A के जगह पर अगर हम Na रखेंगे जिसको सोडियम कहते हैं, तो वो सोडियम मेरे भाई सोडियम हमारा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा तो NaCl का निर्माण करेगा, और इस A के जगह पर हम क्या करेंगे तो इस सोडियम को रखेंगे और यही हमारा क्या बन जाएगा यहां पर तो कहेंगे NaCl बन जाएगा, चूंकि A के जगह पर हमारा Na हो जाएगा। तब कहता है कि बताइए वो A हमारा क्या होना चाहिए, हम कहेंगे वो सोडियम होना चाहिए, चूंकि NaCl पानी में घुल जाता है और NaOH का निर्माण करता है, मैंने आपको बता रखा है। आगे कहता है मेरे भाई कि दो तत्वकों के युग्म संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी तो यहां पर समान होगी। मेरे भाई किसी का भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर समान होती है ना, अगर यहां पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर समान होता है तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में समान होता है। अगर हम ग्रुप की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो इसमें से एक ग्रुप को उठा करके देख लीजिए। अगर मेरे भाई हम कहेंगे फ्लोरीन अलग ग्रुप का है, स्ट्रोंशियम अलग ग्रुप का, तो ये नहीं होगा। हाइड्रोजन हमारा अलग ग्रुप का है, हीलियम हमारा अलग ग्रुप का नहीं होगा। अब ये हमारा सेम ग्रुप का है तो इसमें हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं सी गे संग पीवी, याद रखेंगे मेरे भाई। इसी में आप देखिए कार्बन भी है और इसी में आप देखिए लेड भी हमारा है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके बाहरी कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा समान होता है, तो सेम ग्रुप में हम कहते हैं सेम ग्रुप के सभी एलिमेंट का हम कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन सा गुणधर्म आदर्श सारणी में नीचे जाने पर हमारा समान बना रहता है। मेरे भाई ये अभी जस्ट मैंने बताया कि समान क्या रहेगा तो सबकी वैलेंसी समान होगी, संयोजकता समान होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहेगा, उसकी वैलेंसी समान होगी, धात्विक और अधात्विक गुण में मढ़ी भाई घटोतरी बढ़ोतरी होगा। एक लाइन में कहानी सिंपल है। कॉपर क्लोराइड का जो रंग होता है मेरे भाई, आप क्या करते हैं समझिए गौर से, आप क्या करते हैं कॉपर का बर्तन खरीदते हैं, तांबा का बर्तन खरीदते हैं, देखिएगा उसको बाहर छोड़ दीजिएगा तो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है। इसलिए हम कहेंगे वो कैसा होगा, कहेंगे यहां पर नीला हरा होता है, लाल नहीं होता है, ब्लू नहीं होगा, रेड नहीं होता है, हम कहेंगे नीला हरा वो दिखने लगता है। कॉपर क्लोराइड के कारण ही ऐसा होता है। मेरे भाई सामान्य जलीय प्राणी जैसे कि मछली की हम बात करते हैं, यहां पर मेरे भाई कुछ बात आप सुनने की कोशिश कीजिएगा कि मछली अपशिष्ट उत्सर्जन करती है। हम लोगों का भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से निकलता है जिसको हम यूरिया के रूप में देखते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई कि जितने भी पक्षी होंगे सभी पक्षी किसका सिक्रेशन करती है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में तो यूरिक एसिड का करता है। उसी तरीके से अगर मछली की बात करता है तो वो किसका तो अमोनिया का सिक्रेशन करता है। तो मेरे भाई मछली का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं तो अमोनिया होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चंस आपको कई तरीके से यहां पर रिलेट करके पूछता है और पक्षी और सरीसृप का हम कहेंगे जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो हमारा क्या होता है आपको बताना है। तो मेरे भाई हम पक्षी वर्ग की बात करते हैं और साथ ही साथ हम किसकी बात करते हैं, हम यहां पर सरीसृप की बात करते हैं। तो इनका मेरे भाई उत्सर्जी जो पदार्थ होता है उसको क्या कहेंगे, इनके जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसके उत्सर्जी पदार्थ को हम यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये हमारा यूरिक एसिड होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चंस पूछता है, ध्यान रखना। हमारे शरीर से जो बाहर निकलता है उसमें कहेंगे यूरिया मौजूद होता है, ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है आगे चलते हैं। तो यहां पर मछली से क्या निकलेगा तो कहेंगे मछली की जब बात होती है तो उससे अमोनिया निकलता है जो जलीय जीव हमारे हैं। मेरे भाई ये तो आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। हमारे मूत्र की बात करते हैं, यूरिन की बात करते हैं मेरे भाई। जब यूरिन की बात होती है ना तो यूरिन का फिल्ट्रेशन कहां पे होता है, किडनी करता है। और मेरे भाई याद रखना है कि किडनी जब यूरिन का फिल्ट्रेशन करता है तो उस जगह पर हम कहते हैं कि उस यूरिन में 95% पानी की मात्रा होती है। 95% मेरे भाई जल होता है, यहां 85 है नहीं होगा। 95% हमारा जल होगा, हमारा 85 वाला आंसर नहीं होगा। 95% यहां पर जल है, लेकिन मेरे भाई
भाई 95% जल होगा तो 2.5% हमारा यूरिया होता है, और यही यूरिया हमारा क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। और ध्यान रखना, और जो 2.5% हमारा बच जाता है, इसमें अन्य अपशिष्ट उत्पाद भी हमारे उसमें रूप में होते हैं। लेकिन मेरे भाई ये दोनों याद रखना है कि हमारे शरीर से जब यूरिया बाहर निकलता है तो वो यूरिया जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है वो कितना, तो 2.5% होगा, और 95% तो पानी की मात्रा यूरिन में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला मेरे भाई जो क्वेश्चन दे रखा है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन के शरीर को बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। मेरे भाई ये कवक करता है, जिसको फंगी कहते हैं। तो फंगी, मशरूम हमारा कवक होता है। मशरूम हमारा क्या कहेंगे, ये हमारा कवक होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कवक सरे गले पदार्थों से अपना भोजन करता है। ये किससे करता है, तो सरे गले पदार्थों से भोजन करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो सरे गले पदार्थों से भोजन करता है मेरे भाई, उसको हम क्या कहेंगे, तो कवक ही होता है, इस बात को आप ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, ये शरीर में लेने से पहले उसको सराता गलाता है, तब उसको अवशोषित करता है, तो इसीलिए हम इसको कवक कहते हैं, और आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला कहता है कि मेरे भाई उस उत्तक वृक्क नाली की भित्तियां हमारा क्या होगा। मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ही खासा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कौन सा उत्तक वृक्क नाली की भित्तियां का निर्माण करता है। मेरे भाई हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे ना, उसकी बाहरी परत या उसके अंदर की जो परत होती है वो एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, याद रखिएगा। किसका बना होता है, तो वो एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। वो कोई संयोजी उत्तक नहीं होता है, वो एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। संयोजी उत्तक मेरे भाई 5 प्रकार के होते हैं। हमारे ब्लड की बात करते हैं, हमारे बोन की बात करते हैं, जो हमारा हड्डी होता है, हमारे मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर कार्टिलेज की हम बात करते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई ध्यान रखना, हमारे शरीर में जो लिम्फ की मात्रा होती है, और इसी तरीके से मेरे भाई याद रखना जो एडिपोज टिश्यू होता है, जो एडिपोज टिश्यू होता है, इसकी हम बात करते हैं। ये सभी के सभी हमारे क्या है, तो संयोजी उत्तक होते हैं, जो क्या करता है, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है। तो हमारे किसी भी ऑर्गन का बाहरी या अंदर का जो परत होता है, उसको हम लोग किस में देखते हैं मेरे भाई, तो कहते हैं हमारा यहां पर एपिथेलियम टिश्यू होता है। इकोलॉजिकल हमारा फुटप्रिंट जो होता है मेरे भाई, इसके कारण हम कहते हैं कि ये मापने की सबसे इकाई हमारा क्या, तो ग्लोबल हेक्टेयर की बात करेंगे आगे। मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, तो श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन में क्या करते हैं, अंतः श्वसन, मतलब हम सांस लेते हैं। और जब हम लोग सांस लेते हैं मेरे भाई, तो याद रखना है, जब आप श्वसन लेते हैं ना, तो पसलियां अंदर नहीं धंसती है, पसलियां बाहर आती है। साथ ही साथ मेरे भाई डायफ्राम ऊपर की ओर नहीं फूलता, अंदर की ओर चला जाता, नीचे की ओर फूलता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, यहां अंदर नहीं बाहर होगा, यहां ऊपर नहीं नीचे होगा। तो मेरे भाई ये हमारा गलत स्टेटमेंट यहां पर दे रखा है, ये गलत है। तो मेरे भाई आपसे बोला गया कौन सा इसमें से हमारा गलत है, और गलत की पहचान आपको करनी है। तो मेरे भाई केवल एक ही कोई गलत था, तो कहेंगे गलत हमारा केवल 1 होगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है, बाद बाकी और सब सही है, ध्यान रखेंगे। ये सब राइट है, ये सब राइट है, ये सब राइट है। स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे जब हम श्वसन की क्रिया कहते हैं, श्वसन। अगला कहता है मेरे भाई, जब किसी अम्ल का रिएक्शन किसी क्षार के साथ कराते हैं, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेगा मेरे भाई, अम्ल को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करा दीजिएगा तो लवण और जल की प्राप्ति होती है। हमें किसकी प्राप्ति होती है, तो लवण और जल की प्राप्ति होती है, जैसा कि लिखा हुआ है। तो मेरे भाई जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और जल बनते हैं। तो प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार काटेगा, या प्रबल क्षार को प्रबल अम्ल काटेगा, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तब जाकर के लवण और जल का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर अगर रखा जाता है तो क्या होगा। मेरे भाई अवतल दर्पण की कहानी कुछ ऐसी होती, ये हमारा अवतल दर्पण होता है, इस तरीके से ध्यान रखना है। इसके बीचों बीच जो लाइन हमारा पास करेगा, ये प्रधान अक्ष होता है, और ये दर्पण पर 90 डिग्री पर हमारा पास करता है। दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, जहां कट करेगा वहीं पर पोल होगा, जो कि इधर कर्व है, जिधर कर्व उधर सेंटर होगा। सेंटर और पोल के बीच में क्या होगा, तो मुख्य फोकस होगा, इधर हमारा इन्फिनिटी का डिस्टेंस होता है। समझना मेरे भाई मैं जो कहता हूं, इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी दूरी कहां से मापते हैं, तो कोई भी दूरी पोल से मापते हैं। पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं। अगर हम इसको एफ कहते हैं मेरे भाई, तो आप ध्यान रखना कि ये भी हमारा एफ होगा। इसका मतलब यहां से यहां अगर एफ है, तो यहां से यहां एफ है, तो यहां से यहां तक हमारा 2f हो जाएगा। यानी यहां से यहां आप क्या कहोगे, सर 2f कहोगे। मेरे भाई ये तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा कंसेप्ट समझिएगा, यहां तक मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम सेकंड कंसेप्ट पर लेकर के चलते हैं। अब होता क्या है मेरे भाई, यदि किसी
वस्तु को, यदि किसी वस्तु की बात करते हैं, अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर तुम रखोगे, यहां रखोगे, तो प्रतिबिंब भी तुम्हारा यही बनता है। अगर तुम वस्तु को कहां रखोगे, पोल से 2f दूरी के रखोगे, तो प्रतिबिंब भी तुम्हारा 2f पर ही बनेगा। क्वेश्चंस मेरे भाई यहीं पर सॉल्व हो गया। देखिए गौर से, यदि किसी वस्तु को कह रहा अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखना है, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को फोकस दूरी, इसके 2 गुनी दूरी पर आप वस्तु को रखना, यानी कि वस्तु को आप यहां पर रख रहे हैं। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उस वस्तु को हम यहां रख रहे हैं, जब वस्तु को यहां रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा यही बनेगा। वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र ही एक ऐसा जगह होता है जहां वस्तु को रखेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो मेरे भाई 2f की दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो 2f पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ऐसी परिस्थिति में आपको बोला गया है मेरे भाई, ये बता दीजिए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी f के पद में, तो प्रतिबिंब की दूरी भी हमारा 2f हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे, एकदम आसान सा भाषा में बी आंसर करेक्ट होगा। f नहीं होगा, 2f होगा। 2f दूरी पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। आपको आंसर करना था। आगे कहता है कि धातु समूह इतना मृदु होता है कि इसको चाकू से भी काट सकते हैं। मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि सोडियम हमारा लचीला होता है, मुलायम होता है, काटते हैं, तो जिसमें सोडियम होगा वही आंसर करेंगे। सोडियम यहां पर, पोटासियम, लिथियम सब होगा। आगे मेरे भाई जल का रासायनिक समीकरण H2O को लिखने पर हम क्या करते हैं, MS वर्ड। ये मेरे भाई ये आपका कंप्यूटर क्वेश्चन है, सबस्क्रिप्ट हमारा कहा जाता है, हटाओ इसको, जाने दो। आगे इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र के संरक्षण माइटोसिस हमारा सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है। ये कहां पर होता है, तो मेरे भाई हम कहते हैं मेटाफेज पर हमारा होता है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है और एक ऐसा ग्रह आपको चूज करना जिसका द्रव्यमान डैश के बराबर तथा द्रव्यमान डैश के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 2 गुनी के बराबर, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। मेरे भाई ये क्वेश्चंस भी बहुत अहम है, इसको जान लीजिए। स्मॉल g का जो वैल्यू होता है हमारा gm/r स्क्वायर होता है, और इसी का मान हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ते हैं। अब मेरे भाई क्या, तो ये हमारे पृथ्वी की सतह का पार्ट है, पृथ्वी की सतह पर इतना वैल्यू होता है। लेकिन हमारे पास क्या कह रहा है मेरे भाई, हमारे पास कहता है कि हमको ग्रह पर देखना है g का मान, तो कहेंगे फॉर्मूला हमारा लगभग ऐसा ही होगा, g में यही रहेगा। और m कह रहा है मेरे भाई कि जिसका द्रव्यमान बराबर है, यानी कि पृथ्वी के सतह पर जो वस्तु उसी के द्रव्यमान के बराबर है, यानी कि द्रव्यमान में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। लेकिन त्रिज्या को कितना कर रहा है, त्रिज्या को कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या का 2 गुनी कर रहा है। त्रिज्या यहां पर पृथ्वी का अगर r है तो r स्क्वायर, अब 2 गुनी करेगा तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कहेंगे gm/r स्क्वायर लिख देते हैं, और यहां पर 1 क्या करेंगे तो इसको 4 कर देते हैं। अब gm/r स्क्वायर को हम क्या कहते हैं पृथ्वी, मेरे भाई पृथ्वी का g हमारा हो गया, तो हम कहेंगे यहां पर जो g होगा वो हमारा पृथ्वी का होगा, और इतना डिवाइडेड बाय हमारा 4 होगा। तो जो ग्रह पर हमारा g का मान होगा वो पृथ्वी पर g के मान का हमारा कितना होगा मेरे भाई, तो कहेंगे हमारा 1/4 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर्स करने के लिए जाएंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर्स किसी भी सूरत में ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ए आंसर मेरे भाई राइट हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के पोल या फोकस के बीच में रखा जाता है, मेरे भाई इसके बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये अवतल दर्पण हमारा होता है, शॉर्ट में आप समझ लीजिए, काम आपका चल जाएगा। कहना क्या है मेरे भाई, इस बात को समझना है। कहता है कि ये हमारा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के बीचों बीच जो लाइन पास करता है इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। यहां पर हमारा क्या होगा, पोल होगा, चूंकि कर्व इधर है सेंटर यहां होगा। सेंटर और पोल के बीच में हमारा मुख्य फोकस होता है, इधर हमारा इन्फिनिटी होता है। समझना मेरे भाई, यहां पर वस्तु को रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, इन सभी पांचों केस में कैसा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समझना जो मैं कह रहा हूं, इन 5 केस में आप कभी भी रखिएगा तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो 5 केस में वास्तविक। एक केस मेरे भाई ऐसा होता है कि जो हमारा पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रखिएगा, इस जगह पर अगर रखिएगा, ये आपको काल्पनिक इमेज देता है। ये कैसा देगा मेरे भाई, तो काल्पनिक देगा। और काल्पनिक इमेज कैसा होता है, कहेंगे सीधा होता है। दूसरी बात मेरे भाई, ये कंसेप्ट कहता है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के जितना नजदीक जाओगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो मेरे भाई सबसे बड़ा प्रतिबिंब हमारा यहीं पर रखने पर बनेगा। इसका मतलब ये आपको बहुत बड़ा इमेज का निर्माण करेगा। तो ये बहुत बड़ा आपको प्रतिबिंब भी देगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो किसी वस्तु को अवतल दर्पण के कहां पर रखना है मेरे भाई, तो पोल और फोकस के बीच में रखना है। ये पोल का पोजीशन, ये फोकस का पोजीशन, इसके बीच में रखेंगे। काल्पनिक होगा, सीधा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो मेरे भाई कहेंगे बहुत बड़ा बनेगा, बराबर नहीं होगा, बिंदु के आकार नहीं होगा। आंसर करेंगे बहुत बड़ा, काल्पनिक और हमारा सीधा होगा, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व रह सकता है। मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना है कि स्वतंत्र अवस्था में वही रह सकता है
जो कंप्लीट रूप से एक मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं मेरे भाई। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे परमाणु से मिलकर के एक अणु का निर्माण होता है। जब बहुत सारे परमाणु को मिलाकर के एक अणु का निर्माण होता है तो कंप्लीट अणु जो है मेरे भाई फर्दर किसी के पार्ट से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए इसके साथ हम क्या करेंगे, तो आंसर यहां पर हम कहेंगे अणु की बात करेंगे, हमारा फ्री स्टेट में मौजूद होता है, ध्यान रखना है। अगला मेरे भाई कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग जायांग की बात करते हैं। तो मेरे भाई एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर हम पुष्प की बात करते हैं, फूल की बात करते हैं, तो आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं, ये जो पुष्प होता है, ये जो फूल होता है, इसमें मेरे भाई एक तो मेल पार्ट होता है और दूसरा इसका क्या होता है, यहां पर फीमेल पार्ट होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो मेल पार्ट पुष्प का होता है उसको क्या कहते हैं, तो मेरे भाई पुमंग कहते हैं, याद रखना है। और जो फीमेल पार्ट होता है फूल का उसको जायांग कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। दूसरी बात, पुमंग की जो इकाई होती है, पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, तो पुंकेसर के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में स्टमेन कहते हैं। और जायांग की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, याद रखना है। और इसी स्त्री केसर को मेरे भाई इंग्लिश में हम पिस्टिल कहते हैं, याद रखेंगे, इसी को हम पिस्टिल कहते हैं, ध्यान रखना है, इसी को पिस्टिल कहते हैं। अब पुंकेसर को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग यहां पर स्टमेन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। अब मामला यह है मेरे भाई, तो पिस्टिल की बात हो रही है, आप देखिए गौर से पता चल जाएगा, ये पिस्टिल की बात कर रहा, कह रहा कि पुष्प का कौन सा भाग पिस्टिल की शीर्ष पर चिपचिपी की सतह की तरह होता है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, फूल का कौन सा भाग, तो पिस्टिल, पिस्टिल कौन सा भाग है मेरे भाई, तो पिस्टिल यहां स्त्री केसर फीमेल का हम कहेंगे यहां पर कौन सा भाग होता है, तो कहेंगे हमारा फीमेल पार्ट होता है, स्त्री केसर की बात करते हैं। और मैंने आपको बताया था मेरे भाई, एक बात याद कीजिएगा कि आपको पहले ही क्वेश्चन में मैंने कराया था, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन में कराया था, जो फीमेल पार्ट होता है उसमें एक वर्तिकाग्र होता है और जो वर्तिकाग्र होता है वो चिपचिपा होता है। मैंने आपको लिखा भी था, मैं आपको दिखा भी देता हूं, समझ में आ जाएगा। और जहां पर केसर वाले क्वेश्चंस थे आप वहां पर पहुंचिए, जहां केसर वाले क्वेश्चंस थे आप वहां पहुंचिए, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एकदम नजर से दिखने लगेगा मेरे भाई। वो डायग्राम ही बना हुआ देखिए यहां पर, मैंने आपको बोला था ना कि वर्तिकाग्र जो होता है ये फीमेल पार्ट है और ये चिपचिपा होता है। कैसा होता है, ये चिपचिपा होता है। और मुझे लगता है कि मेरे भाई ये बात आपको किसी भी सूरत में समझ में आ गया होगा। तो आज के जो डिस्कशन है वो आपके यहीं पर होते हैं कंप्लीट। और मेरे भाई हम लोगों ने लगातार 40 क्वेश्चन का डिस्कशन अभी देखा और 40 क्वेश्चन में हम लोग आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में इस क्वेश्चन के आंसर को किए। लेकिन मेरे भाई जितने लोग लाइव देख रहे हो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनको भी थ्योरी पढ़ना होगा आप थ्योरी पढ़िए, जिनको भी लगता है कि प्रैक्टिस करना है तो वो भी करिए मेरे भाई। डेली 40 क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही कराएंगे। एक नियुक्ति बैच है उसको कर लीजिएगा, जो कि मेरे द्वारा क्वेश्चन सेट किया जाता है। और साथ ही साथ अगर किसी को थ्योरी अगर बहुत वीक होगी तो मेरे वो थ्योरी आपके अंदर जान फूंक देगा, वह थ्योरी आपको इंजेक्शन बैच के रूप में मिलेगा। टीजीटी साइंस या 6 to 8 9 10th के लिए अवेलेबल होगा। और साथ ही साथ अगर किसी को लगता है मेरे भाई कि हमको पहले का पढ़ा हुआ मटेरियल चाहिए तो अखंड ज्योति बैच भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि। सभी लोग मेरे भाई दिन रात मेहनत कीजिए, 4 महीना 5 महीना कंटिन्यूस मेहनत कीजिए, आप एक अच्छे टीचर के रूप में सामने आएंगे, मुझे इतना विश्वास है। क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो मुझे फॉलो किए हैं उनका रिजल्ट मेरे भाई एकदम कंफर्म हुआ है और आपके भी रिजल्ट्स होंगे। बस आप फॉलो कीजिए, सही पैटर्न को पढ़िए, सही चीज को पढ़िए, जहां फोकस करते हैं वहां करिए आराम से। सब इतना तोड़ करके पढ़ा रहे हैं तब रिजल्ट नहीं होगा तो कैसे होगा। तो मेरे भाई चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लासेस में। कल तो आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा और कल परसों दोनों दिन फुल लेंथ टेस्ट होता है और फिर मंडे को 40 क्वेश्चन का जैसे चलता है वैसे चलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए। और किसी को कुछ कहना है मेरे भाई, हर्ष भाई, कंप्यूटर साइंस का बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अगर स्टार्ट होगा पीजीटी का तो हर्ष जी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और वैसे पता करके हम बता देंगे, अगर बैच अगर होगा हर्ष जी तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बाद बाकी मेरे भाई मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कंटेंट से लेकर के आएंगे, बेहतरीन तरीके से आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। और इससे भी खूबसूरत क्लासेस तो हम आपको नियुक्ति बैच, अखंड ज्योति बैच वगैरह में प्रोवाइड करते ही हैं। वहां पर जाकर के देखिएगा, क्लैरिटी आपको अलग लेवल का आपको दिखेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो अब मैं मच्छरदानी लगा लेता हूं सर। मलेरिया, मलेरिया हो जाएगा। नहीं, मलेरिया वलेरिया नहीं होगा, मच्छरदानी में सुकून का नींद आता है, तुम सुकून के नींद में सो जाओ। ठीक है, अब हम भी निकलेंगे और अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सोएंगे, 1 बज जाता है, फिर सुबह के
यहीं पर पहुंचना होता है। लगातार मेरे भाई सुबह से क्लासेस चलती है। आप डेली ना, डेली का रूटीन यही होना है। किस स्थिति में हम लोग मेहनत करते हैं, खड़े रहते हैं 12 घंटा 13 घंटा लगातार खड़े रहते हैं, लगातार खड़े रह करके मेहनत करते हैं। जितना हम मेहनत करते हैं ना, तुम इतना कर देगा मेहनत, तुम्हारी सफलता को मेरे भाई कोई नहीं छीन सकता है। इसीलिए जितना हम कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा तुम भी मेहनत करो, देखो सफलता तुम्हारे पास आएगी। इंजेक्शन बैच ले लीजिए, न्यू बैचेज इंजेक्शन बैच है उसको ले लीजिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिल जाएगा।